नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है हमारा, दैट इज द चैप्टर नंबर 4। आपको पता ही है चैप्टर नंबर 4 चल रहा है और पार्ट नंबर 3 में कौन सा है, सीपेज एनालिसिस है। यानी अब जो हम सीपेज की बात करते हैं, तो सीपेज जो है ना वो बहुत ही ज्यादा किसी भी हमारे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर हो गया, जैसे कि डैम हो गया, हमारा कैनाल हो गया, तो इन सब की जो हमारी सेफ्टी रहती है, इन सब की क्या रहती है, हमारी जो भी हमारी सेफ्टी रहती है, इनकी स्ट्रेंथ रहती है, और जो भी हमारा डिजाइन रहता है, इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा क्या, सीपेज। तो सीपेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। और सीपेज के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि हमने सीपेज प्रेशर की बात की है, तो यू नो कि सीपेज प्रेशर जनरली क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है कि सीपेज प्रेशर क्या होता है, दैट इज द जो भी हमारा हेड लॉस रहेगा मल्टीप्लाई बाय द गामा डब्ल्यू विल बी द सीपेज प्रेशर। और वैसे ही सीपेज फोर्स भी क्या रहेगा, दैट इज इक्वल टू जो भी हमारा सीपेज प्रेशर आएगा, अगर जो उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूं एरिया का, दैट विल बी नोन एज अ सीपेज फोर्स। ठीक है, इसी तरह से मैंने आपको बताया कि जो भी हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस होगा वो क्या होता है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू जो भी हमारे पास टोटल स्ट्रेस रहेगा, ठीक है, माइनस द पोर वाटर प्रेशर। और इसी तरह से क्या है, हमने पढ़ा हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे कि डार्सी लॉ। अब डार्सी लॉ में आपको पता है कि व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला, दैट इज क्यू इज इक्वल टू के आई ए, या फिर आप डार्सी वेलोसिटी में लिख दो कि वेलोसिटी इज इक्वल टू द परमेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय द हेड लॉस। ठीक है, अब ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपको नोन है, आपको पता है इनके बारे में, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके पिछले वाले लेक्चर जरूर देखना। ठीक है, डायरेक्टली इस लेक्चर पे जाओगे तो आपको नहीं समझ में आएगा इतना ज्यादा, पर डायरेक्टली आपको यही बता सकता हूँ कि सीपेज प्रेशर जो है वो क्या है, एक तरह का फोर्स है जो कि हमारे किस पे लग रहा है, सीपेज जो हमारे सॉइल पे लग रहा है, दैट इज बीइंग नोन एज अ सीपेज प्रेशर। ठीक है, अच्छा, जब हम बात करते हैं किसी भी सीपेज थ्रू अ सॉइल के बारे में ना, तो इसको फाइंड आउट करना जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी हमको अगर डिस्चार्ज फाइंड आउट करना है तो डिस्चार्ज क्या होगा, सीपेज डिस्चार्ज जनरली क्या होता है, अगर जो मैं डिस्चार्ज की जनरल टर्म बोलूं, दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम पर यूनिट द टाइम। ठीक है, अब इतने बड़े स्ट्रक्चर में मैं डिस्चार्ज फाइंड आउट करने जाऊंगा, जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर मुझे यहाँ पे सीपेज फाइंड आउट करना है तो आप बताओ भाई, जो भी हमने वॉल्यूम यहाँ पे ऐसा करो, बाल्टी लो और बाल्टी में जितना भी वॉल्यूम है उसे कलेक्ट करो विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, और जितना भी हमको वो मिलेगा दैट इज इक्वल टू द क्यू। पर ये कोई आम स्ट्रक्चर नहीं है, ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है और ये कई रेडियस में फैला हुआ है। तो इसको अगर जो मुझे कैलकुलेट करना है, कहीं से भी सीपेज हमें कैलकुलेट करना है, तो इट इज नॉट फिजिबल कि हम वहां से कैलकुलेट कर सके उसे। तो इंपॉर्टेंट क्या है, किस तरह से हम इसको फाइंड आउट करेंगे, तो इसको फाइंड आउट करने के तरीके कौन कौन से हैं, दैट इज द फ्लोनेट। क्या है, फ्लोनेट है। अब फ्लोनेट क्या होता है, किस तरह से होता है, देखो जब भी हम कोई भी एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर देखते हैं ना, तो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में जो हमारा फ्लो होता है वो क्यों होता है, जैसे कि हमारे पास हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, ठीक है, अब इस हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में फ्लो क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हमको प्रोवाइडेड है, एक हेड लॉस जो है हमको यहाँ पे प्रोवाइडेड है, यानी दिस इज द हेड लॉस, यानी हेड डिफरेंस जो है यहाँ पे है, इसी वजह से हमारा क्या हो रहा है, पानी जो है फ्लो कर रहा है। ठीक है, अभी पानी जो है वो सीप करता है, अब वो सीप किससे करेगा, मान लो ये अर्दन डैम है, तो इस अर्दन डैम से भी क्या करेगा, वो सीप करेगा, है ना, पानी जो है यहाँ से सीप करेगा, किसी ना किसी फॉर्म में सीप करेगा। और जनरल वाइज में अगर जो नीचे जो हमारा डैम का फाउंडेशन है, अगर जो वो हार्ड स्टेटर नहीं है, वो सॉइल है, तो आपको पता है ना, ये दोनों उल्टे ट्रायंगल है, इन्हीं दोनों उल्टे ट्रायंगल की वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास एक फ्लो हो रहा है, फ्लो पॉसिबल है। और जैसे ही अगर जो मैं बात करूं यहाँ पे सॉइल है, तो सॉइल यहाँ पे परमेबल है, तो यहाँ से भी हमारा फ्लो होगा। आपको पता है कि फ्लो हमारा यहाँ से भी होगा, क्यों, क्योंकि नीचे क्या है, सॉइल है। और अगर जो हमारा फ्लो बहुत ज्यादा तेज हो गया, यानी अपवर्ड सीपेज जो है, अपवर्ड सीपेज जो है वो बहुत ज्यादा हो गया, ऊपर से आने वाला जो भी इफेक्टिव स्ट्रेस है उसको डिक्रीज कर जाएगा, तो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस उस केस में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे क्विक सैंड कंडीशन जो है प्रोड्यूस हो जाएगी। और आपको पता है कि वहां पे क्या बन जाता है, हमारा पाइपिंग बन जाता है, यानी जितने भी हमारे यहाँ के पार्टिकल्स है, वो सारे के सारे पार्टिकल्स क्या है, यहाँ से मूव ऑन करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, अगर मैं 3 पार्ट्स में बताऊं, तो 3 पार्ट्स में क्या बोल सकता हूं कि जो भी हमारे ये वाले पार्ट के हमारे जो हमारा ये वाला सॉइल सॉलिड होगा ना, जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक उसके पीछे के नहीं निकलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि ये नहीं निकले और पीछे के निकल सकते, क्या ऐसा फिजिबल है, नहीं है ऐसा फिजिबल। तो क्या हो सकता है कि हमारे जो पहले वाले जो हमारे सॉइल के सॉलिड्स है, अगर जो वो नहीं निकले हैं, जैसे कि यहाँ के ये वाले इस पॉइंट के अगर हमारे सॉइल सॉलिड्स नहीं निकले हैं, तो हमारा पीछे की पाइपिंग होने की कंडीशन क्या है, बहुत ज्यादा कम है, मतलब नेग्लिजिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन अगर जो ये वाले पार्टिकल्स निकल गए तो ये पीछे वाले निकलेंगे, फिर उसके बाद ये पीछे वाले निकलेंगे, यानी ये हमारा क्या है, इट इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द सेकंड स्टेप, फिर उसके बाद क्या हमारे स्टेप्स जो है बढ़ते रहेंगे, और उसकी वजह से क्या फॉर्मेशन होगी, हमारी पाइपिंग की फॉर्मेशन होगी, यानी एक वॉइड्स की फॉर्मेशन होगी, जिसकी वजह से क्या है, हमारा पानी जो है इजीली जो है यहां से सीप आउट कर जाएगा। रीजन आपको पता है कि क्या किस तरह से होगा और क्यों होगा। और फिर अगर जो ऐसा हो गया तो क्या होगा कि जैसे आपने सोचा कि मार्च और अप्रैल में हम क्या पानी पिएंगे, लेकिन उससे पहले ही हमारा पानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा सीपेज जो है वो हमको उसका डिस्चार्ज फाइंड आउट करना है। अगर जो डिस्चार्ज नहीं पता होगा तो हम ये भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि कितना हमारा पानी जो है सीप हो जाएगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ दी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जो है बनाएंगे। ठीक है, समझ में आया आपको ये सब कुछ जो भी मैंने यहाँ पे पॉइंट बताया। तो इसी अगर जो मुझे डिस्चार्ज फाइंड आउट करना है तो हम वॉल्यूम बाय टाइम से तो नहीं डिस्चार्ज कर सकते फाइंड आउट। तो डिस्चार्ज को फाइंड आउट करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज द फ्लो नेट। अब फ्लो नेट क्या होता है, इस तरह से क्या बनता है, इक्विपोटेंशियल क्या लगती है हमारी, इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स होती है। और ये जो हमारी ब्लू कलर की दिख रही है आपको, दैट इज द फ्लो लाइन, दीज आर नोन एज द फ्लो लाइन बोला जाता है। और ये दिस इज द इक्विपोटेंशियल ड्रॉप।
तो ये बेसिकली क्या होता है, फ्लो नेट की कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं ये फ्लो नेट के कंपोनेंट्स होते हैं। तो हमारा पर्पस क्या है यहाँ पे, हमारा पर्पस ये है कि वी हैव टू कैलकुलेट हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्चार्ज, कैलकुलेट द डिस्चार्ज, हमें क्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्चार्ज, हमें क्यू फाइंड आउट करना है। तो हम क्यू किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द फ्लो नेट, ठीक है। तो फ्लो नेट की मदद से ही हम क्या फाइंड आउट करेंगे, क्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो ये फ्लो नेट जनरली बनता कैसे है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ना कि फ्लो नेट अगर जो हमारे को अगर जो डिस्चार्ज बताता है तो फ्लो नेट बनता किससे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्लो नेट बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले कौन सा आता है हमारे पास, ग्राफिकल मेथड्स आते हैं। कौन कौन से आते हैं हमारे पास, एक तो हमारे पास कौन सा आ गया, ग्राफिकल मेथड्स हो गए, ठीक है। सेकंड वन क्या है हमारे पास, जो भी हमारे पास एनालिटिकल या फिर मैथमेटिकल मेथड्स है, एनालिटिकल मेथड्स या फिर क्या बोलो आप, मैथमेटिकल मेथड्स बोल लो, ठीक है। थर्ड ऑफ ऑल क्या हो गया, जैसे कि हमारे न्यूमेरिकल मेथड्स हो गए, कौन कौन से न्यूमेरिकल मेथड्स हो गए। फोर्थ वन क्या हो गया हमारे पास, दैट इज द इलेक्ट्रिकल एनालॉजी मेथड, ठीक है, ये हो गया हमारा फोर्थ वन। एंड फिफ्थ वन क्या हो गया हमारे पास, जो भी हमारे पास मॉडलिंग होती है, मॉडलिंग मेथड, ठीक है। अब बोलेंगे मॉडलिंग सर कौन सी वाली मॉडलिंग, तो देखो जो भी मॉडल्स होते हैं ना, मॉडल्स में क्या करते हैं हम जनरली, इसमें बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जैसे कि सैंड हो गया या फिर कैपिलरी हो गया, इन सबको मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूं आपको, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ना हमको बनाने को नहीं आता है, फ्लो नेट जो है हमें बनाने को नहीं आएगा। आपको ऐसे नहीं बोलेंगे कि ड्रॉ फ्लो नेट, इस तरह से नहीं आएगा, लेकिन आपको जो हमारे को इसके साथ अजम्पशंस होती है और जो प्रॉपर्टीज है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको जनरल वाइज जो भी क्वेश्चन आएंगे वो यूपीएससी या फिर एसएससी में फ्लो नेट बनाने के क्वेश्चन आपने आज तक भी नहीं देखे होंगे, ठीक है। अगर आपने अभी तक भी पेपर लगाए हैं तो आपको पता है कि फ्लो नेट वाले क्वेश्चन नहीं आते जनरली, उसको बनाने के नहीं आते, ठीक है। उससे रिलेटेड जितने भी हमारे थ्योरीज जो यहाँ पे रहेगी वो सब कुछ जो है वो हमको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हम एनालिटिकल मेथड जो है वो और मैथमेटिकल मेथड जो है ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। बाकी सब तो आपको पता है ग्राफिकल मेथड है, ग्राफ से आप ड्रॉ करोगे, मैनुअली आप ड्रॉ कर सकते हो, आपको दो इम्पर्मिसिबल एंड परमेएबल लेयर चाहिए होती है। न्यूमेरिकल मेथड में क्या होगा, जनरली हम लैप्लास इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे हम कंप्यूटर में डालते हैं, या फिर कंप्यूटर में डालेंगे या फिर हम क्या करेंगे, मैनुअली कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल टेक्निक्स है और जनरल वाइज में ये एडवांस लेवल की है, ठीक है, आपको इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करते हैं हम, जैसे कि हमको पता है कि हम एक तरह का इलेक्ट्रिकल मॉडल बनाते हैं। मॉडल मींस मॉडल का मतलब क्या होता है कि हमने फ्लूइड में भी देखा होगा, जैसे कि आप क्या करते हो कि अगर आपको बड़ी सबमरीन कुछ बनानी है तो उससे पहले आप क्या करोगे, छोटी सबमरीन पे सारे उसके जो फोर्सेस लगने वाले हैं, जो भी पानी है, वो सारी की सारी सिचुएशन को वैसे ही बिल्ड करते हो जैसे कि रियल लाइफ में उस पर होगा, लेकिन हम किसमें करेंगे, स्मॉल स्केल में बात करेंगे। तो दैट इज बिंग नोन एज अ मॉडलिंग। तो वैसे ही बोल रहा है कि आपको अगर जो डैम की कंस्ट्रक्शन करनी है तो आप पहले एक छोटा सा स्केल बना दो और छोटे स्केल में क्या करो, आप काम करो, ठीक है। उस छोटे स्केल में आप काम करोगे और जो भी उसके इफेक्ट्स होंगे वो सब कुछ क्या होंगे, बड़े के लिए भी होंगे, क्योंकि आपने दोनों को क्या किया, सेम किया। तो उसी को बोलते हैं मॉडलिंग। वैसे ही क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिकल एनालॉजी मेथड होता है। इसमें भी हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिकल मॉडल बनाते हैं और उसमें क्या करते हैं, जैसे कि हमारा वोल्टेज हो गया ना, वोल्टेज को हम बोलते हैं टोटल है, ठीक है, वोल्टेज को बोलते हैं हम टोटल है। और जो हमारा करंट होता है यानी आई जो होता है, दैट इज बीइंग नोन एज अ वेलोसिटी, ठीक है। इन दोनों को पैरामीटर्स को सेम रखते हैं और फिर हम इलेक्ट्रिकल एनालॉजी के कॉन्सेप्ट्स को लेते हैं, ठीक है। और हम क्या बोलते हैं कि जो भी हमारा ओम्स लॉ है वो डार्सी लॉ के क्या रहता है, सिमिलर रहता है। तो ये किसमें होता है, हमारा इलेक्ट्रिकल एनालॉजी के मेथड में होता है। और मॉडलिंग में भी हम क्या करते हैं कि फील्ड या फिर जो भी लैब है उन दोनों में हम क्या बनाते हैं, मॉडल्स बनाते हैं। अब इन मॉडल्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, जो भी हमारा करंट है, करंट के इस्तेमाल से या फिर जो भी हमारे पास एक्चुअल जो हमारा फ्लो है उसको हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ मॉडलिंग, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपके लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए एनालिटिकल मेथड और फिर हमारा क्या हो गया, मैथमेटिकल मेथड हो गया। सिर्फ हम यही पढ़ेंगे अभी के लिए, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द लैप्लास इक्वेशन। क्या होता है उसमें, लैप्लास इक्वेशन होती है, जो कि सॉइल में हमारा पानी होता है ना, उस पानी को फ्लो करने के लिए जो भी गवर्न करती है, उसी को ही हम मैथमेटिकल फॉर्म में या फिर एक्सप्रेशन में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और वहीं से हम क्या निकालते हैं, फ्लो नेट निकालते हैं, ठीक है। ये जनरल सा एक्सप्रेशन और जनरल सी बात मैंने आपको यहाँ पे बताई है। बस आप इसको ऐसे समझो कि इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, फ्लो नेट इंपॉर्टेंट है। किस तरह से बनता है वो हमें नहीं जानना, हमें नहीं कोई भी इसे लेने देना वो किस तरह से बनता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि उसमें अजम्पशंस कौन कौन सी होती है, किस तरह से वो हेल्प करेगा और कौन सी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो हमें याद रखनी, कौन सी है, वो लैप्लास इक्वेशन है। क्यों बनाते हैं हम, ताकि हम डिस्चार्ज को फाइंड आउट कर सके। क्यों, क्योंकि बहुत बड़ा रेडियस है, सीपेज डिस्चार्ज हम नहीं कैलकुलेट कर सकते और वो फिजिबल भी नहीं है। उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लो नेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको, बेसिक सी चीज मैंने आपको बता दी यहाँ पे, इंट्रोडक्शन टाइम मैंने यहाँ पे सब कुछ बता दिया है, तो ज्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है, बस थोड़ी सी चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। फ्लो नेट क्यों बनता है, कि किस तरह से बनता है ये जानना जरूरी नहीं है, आपको ये जानना है कि उसमें जो अजम्पशन यूज हुई है, जो लैप्लास इक्वेशन यूज हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं आपको इस सबको मिटाता हूँ, फिर लैप्लास इक्वेशन के बारे में बताता हूँ। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लैप्लास से रिलेटेड लिखे हुए हैं कि लैप्लास जो इक्वेशन है इन अ सीपेज फ्लो, ठीक है। अभी पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है कि लैप्लास इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है हेड लॉस इन अ 2D फ्लो, इंपॉर्टेंट है। यूज
क्या होगा, मॉडल करने के लिए एनर्जी लॉस का रेजिस्टिव सॉइल या फिर ग्राफिकल सॉल्यूशन फ्लो नेट। ठीक है, असम्पशन मेड इन लैप्लास इक्वेशन क्या है कि सॉइल मस्ट बी होमोजेनियस, यानी सेम रहनी चाहिए हर जगह। ठीक है, आइसोट्रॉपिक होना चाहिए, परमेबल इक्वल टू द बोथ, डार्सी लॉ वैलिड होना चाहिए, सॉइल सॉलिड्स के बारे में बताया, और बाउंड्रीज जो है वो सेम रहनी चाहिए, रिमेन द सेम। ठीक है, तो लैप्लास इक्वेशन के बारे में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि यार ये लैप्लास इक्वेशन जनरली है क्या, है ना, तभी आपको पता लगेगा। अदरवाइज तो मैं आपको बता दूंगा कि लैप्लास क्या है। वैसे आप जनरली क्या है इसको मैथ में पढ़ते हो, आपको पता है मैथमेटिक्स में भी यू स्टडी द लैप्लास इक्वेशन, लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूंगा तो आपको ज्यादा फिजिबल रहेगा, ज्यादा अच्छे से रहेगा याद। ठीक है, तो जब मैं बात करूंगा लैप्लास इक्वेशन की ना, अभी लैप्लास इक्वेशन हम किस में बात करें, सीपेज में बात करें। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मैथमेटिक्स में जो भी हम लैप्लास इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे उसी से रिलेटेड करेंगे, लेकिन हम जो लैप्लास इक्वेशन यहाँ पे हम कर रहे हैं जनरली किसके लिए कर रहे हैं, हम ग्राउंड वाटर के लिए। इसके लिए कर रहे हैं ग्राउंड वाटर के लिए। ग्राउंड वाटर जो भी हमारा फ्लो रहेगा, ग्राउंड वाटर फ्लो का क्या मतलब है, इसका मीन्स है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो भी हमारा जैसे हमारा फ्लो नेट है ना, हम जब फ्लो नेट को बनाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया किस तरह से, इस तरह से फ्लो नेट बनता है। मैंने बोला कि एक पोटेंशियल ड्रॉप है वो 90 डिग्री रहती है फ्लो नेट की। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा, अभी आपको ध्यान देने वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी बस क्या सुनना है आपको कि लैप्लास इक्वेशन जनरली में क्या बात कर रहा हूं कि लैप्लास इक्वेशन क्या होती है, वो ग्राउंड जो भी हमारा ग्राउंड वाटर फ्लो है उसी के बारे में हम यूज करते हैं। जैसे कि हम फ्लो नेट की बात कर रहे हैं, तो फ्लो नेट जब हम बनाते हैं ना, तो उस टाइम पे हमें लैप्लास इक्वेशन जो है लगानी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। क्यों? अच्छा, ये जो हमारी लैप्लास इक्वेशन होती है ना, ये जनरली बेस्ड किस पे होती है, ये हमारी बेस्ड होती है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन पे, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन पे। ठीक है, किस पे होती है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन पे होती है। और किस पे होती है, पहली तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन पे होती है, दूसरी होती है हमारी डार्सी लॉ पे। किस पे होती है, डार्सी लॉ पे। इन दोनों पे बेस्ड होती है। जैसे कि अगर मैं बोलूं लैप्लास इक्वेशन, अब ध्यान से सुनना, ठीक है, जब भी मैं बात करूं क्या, लैप्लास इक्वेशन, अब लैप्लास इक्वेशन फॉर द सॉइल या फिर वाटर फ्लो के लिए, वाटर फ्लो के लिए, अब जब मुझे क्या बनानी है, लैप्लास इक्वेशन बनानी है ना किसी भी सॉइल के लिए, या फिर हमारा जो पानी है वो फ्लो कर रहा है उसके लिए अगर मुझे बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे उसकी जो जनरल फॉर्म है ना वो आपको पता होनी चाहिए। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस एक जनरल फॉर्म जो है वो पता होनी चाहिए। जनरल फॉर्म क्या होती है हमारी जनरल फॉर्म, वो जनरल फॉर्म होती है दैट इज द डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां पे जो h है दैट इज द हाइड्रोलिक, h जो है दैट इज द हाइड्रोलिक हेड। ठीक है, इट इज द हाइड्रोलिक हेड। ठीक है, या फिर इसको क्या बोले हम, पोटेंशियल बोल सकते हैं, हाइड्रोलिक हेड या फिर पोटेंशियल। यहां पे जो हमने एक्स वाई जेड बोला है ना, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स, आपको पता ही है। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म जो ये इंपॉर्टेंट है, ये आई कहां से, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो हमारी जनरल फॉर्म है ये आई कहां से, इसको मैं बताता हूं आपको। ठीक है, आपको जनरल फॉर्म पता लगी ना, मैंने पहले आपको बता दिया। अभी आई कहां से ये जानते हैं। देखो, जब भी हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन की ना, किसकी बात करते हैं, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन की, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन की। तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलती है, द कंजर्वेशन ऑफ द मास, कंजर्वेशन ऑफ द मास। ठीक है, और क्या बोलती है, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, इनकंप्रेसिबल स्टडी फ्लो, स्टडी फ्लो। और क्या बोलती क्या है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन ये बोलती है कि जो भी हमारा नेट इनफ्लो है ना, नेट इनफ्लो माइनस द हमारा क्या होगा, नेट आउटफ्लो, नेट आउटफ्लो, यही बोलती है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। जो भी हमारा नेट इनफ्लो है और जो हमारा नेट आउटफ्लो है वो किसके बराबर है, वो 0 के बराबर है। ये हमको कौन बोलती है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन बोलती है। अब इसको मैथमेटिकली फॉर्म में अगर मुझे एक्सप्रेस करना होगा तो मैं किस तरह से करूंगा कि द वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन डिवाइडेड बाय जो भी उसका कोऑर्डिनेट रहेगा, जैसे कि एक्स हो गया, प्लस जो हमारी वेलोसिटी रहेगी वाई डायरेक्शन में, प्लस वाई का कोऑर्डिनेट प्लस वेलोसिटी इन द जेड डायरेक्शन, और जेड का कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू 0। ये कौन बोलती है, मेरे को कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन बोलती है। क्लियर हो गया। और अकॉर्डिंग टू द डार्सी लॉ आपको क्या पता है कि अकॉर्डिंग टू द डार्सी लॉ, अकॉर्डिंग टू द डार्सी लॉ, आपको डार्सी लॉ से क्या पता है कि जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू क्या है, के आई। ये चीज आपको पहले ही पता है। तो अगर जो मुझे वेलोसिटी इन द एक्स कोऑर्डिनेट, वेलोसिटी इन द वाई कोऑर्डिनेट एंड वेलोसिटी इन द जेड कोऑर्डिनेट अगर मुझे बतानी होगी तो मैं इसको डार्सी लॉ से भी लिख सकता हूं, जैसे कि वीएक्स है। तो अगर परमेबिलिटी सेम है फॉर द जितने भी हमारा वेलोसिटी हो रही है एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, जो भी हमारी वेलोसिटी हो रही है एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, अगर ये सारी वेलोसिटीज क्या है, इन सबकी जो परमेबिलिटी है वो क्या है, सेम है, यानी जो हमारी सॉइल है वो होमोजीनियस है और आइसोट्रोपिक है, तो उस केस में के को मैं के लिख सकता हूं। मुझे के एक्स लिखने की जरूरत नहीं, के वाई लिखने की जरूरत नहीं, और के जेड लिखने की जरूरत नहीं है। आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे कि अगर मैं बोलूं वीएक्स, तो वीएक्स में आपको के भी कौन सा लेना पड़ेगा, एक्स डायरेक्शन वाला लेना पड़ेगा, है ना। पर हमें क्या पता है कि के एक्स इज इक्वल टू के वाई इज इक्वल टू के जेड। क्यों? क्योंकि हमारी जो सॉइल है, के बेसिकली क्या है, परमेबिलिटी। जो हमारी सॉइल है वो क्या है, होमोजीनियस है, सॉइल है होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। ठीक है,
अब होमोजेनियस और आइसोट्रॉपिक है, इसकी वजह से क्या बोल सकते हैं, हमारी सॉइल जो है वो सेम है एवरीवेयर, यानी एक सॉइल जैसी है वैसी हमारी क्या है, दीज आर द अजम्पशंस, ताकि हमारी जो इक्वेशन है वो इजीली बन सके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी एक्स इज इक्वल टू के एक्स मल्टीप्लाई बाय आई को क्या लिख सकता हूं मैं, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ से लिख सकता हूं। तो हेड लॉस पर यूनिट लेंथ अगर डी एच अपॉन डी एक्स है, जो भी हमारी लेंथ है, उसको अगर मैं डेल एच अपॉन डेल एक्स लिख सकता हूं। इसी तरह से मैं क्या लिखूंगा कि वी वाई भी लिख सकता हूं और मैं क्या लिख सकता हूं, वी जेड भी लिख सकता हूं। तो यहाँ पे अगर मैं उसे रिप्लेस कर दूं तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं कि जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, वी है, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं, डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है, यही है ना हमारे पास डेल अपॉन डेल एक्स। अब वी के लिए, वी की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस ऑफ के मल्टीप्लाई बाय डी एच अपॉन, हमारे पास क्या आएगा, डी एच अपॉन डेल एक्स, ठीक है। अब ऐसे ही हम सारी वैल्यूज डालेंगे और बाद में आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पे माइनस साइन क्यों आया, ठीक है। प्लस हमारे पास क्या आ गया, डेल का डेल अपॉन डेल वाई, और यहाँ पे कौन सी वैल्यू डाल देंगे, के एक्स डेल एच अपॉन डेल वाई, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से हम z के लिए भी डालेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको बहुत ज्यादा नहीं करना है, आपको डेल z के लिए नहीं देखना है, आपने सिर्फ और सिर्फ 2D के लिए देखना है, जैसे कि हम अभी फ्लोनेट की बात करें, तो फ्लोनेट में सिर्फ और सिर्फ हम किसकी बात करेंगे, 2D की बात करेंगे। तो जो हमारा लास्ट वाला फंक्शन है यानी डेल z वाला है, वो यहाँ से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो आई कैन राइट के डेल एच अपॉन डेल जेड। क्लियर हो गया। अब फर्दर ऑन हम क्या लिख सकते हैं कि दैट विल बी इक्वल्स टू 0, और यहां पे इसको हम क्या कर देंगे, इन दोनों का स्क्वायर ले लेंगे और के यहां से कॉमन ले लेंगे। क्लियर हो गया। तो माइनस के अगर जो मैं कॉमन ले लूं और साथ में अंदर क्या लिख दूंगा, मेरे पास अंदर क्या वैल्यू बचेगी, दैट इज इक्वल्स टू डेल एक्स, है ना, का स्क्वायर, इसका भी हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई का स्क्वायर एच, प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। दैट विल बी इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, वो 0 के बराबर हो जाएगा। अब के को डिनोमिनेटर में ले आओ तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल वैल्यू कितनी बचेगी हमारे पास, जो हमने जनरल फॉर्म में भी बताई थी, दैट इज डेल का स्क्वायर अपॉन डेल का एक्स एच, प्लस डेल का स्क्वायर एच अपॉन वाई कोऑर्डिनेट्स के तहत, है ना, y0, प्लस डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल जेड का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। और यही क्या है हमारे पास, यही है हमारे पास द लैप्लास इक्वेशन, द लैप्लास इक्वेशन फॉर किसके लिए, जो हमने अजम्पशन मानी थी स्टडी के लिए और इनकंप्रेसिबल फ्लो के लिए, इनकंप्रेसिबल फ्लो के लिए, इनकंप्रेसिबल फ्लो के लिए। किससे, हमारा जो इनकंप्रेसिबल फ्लो हो रहा है वो किससे हो रहा है, थ्रू होमोजीनियस, थ्रू अ होमोजीनियस पोरस मीडिया। क्लियर हो गया। तो ये जो हमारा केस होता है ना, जहां पे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अब जब भी हम बात करेंगे किसकी, हम फ्लोनेट की जब बात करेंगे, तो फ्लोनेट आपको पता है किसके लिए आता है, 2D के लिए आता है। तो 2D के लिए आता है तो हम यहाँ से z क्या लिख सकते हैं, z के कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0। 2D के लिए क्या होगा, सिर्फ x और y के कोऑर्डिनेट्स ही रहेंगे। तो हमारी जनरल इक्वेशन क्या बन जाएगी, फॉर द, हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर द आइसोट्रोपिक, आई कैन राइट ओवर हियर फॉर आइसोट्रोपिक मीडियम। अगर हमारा स्टडी भी हो रहा है, इनकंप्रेसिबल फ्लो भी हो रहा है थ्रू अ होमोजेनियस पोरस मीडियम के थ्रू, और आइसोट्रोपिक हमारी यहां पे लिख सकते हैं कि आइसोट्रोपिक मीडियम, ठीक है, आइसोट्रोपिक मीडियम के थ्रू हो रहा है, तो उस केस में हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ द लैप्लास इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहां पे आ जाएगा फॉर द 2D फ्लो, 2D फ्लो, ठीक है, ये ज्यादा जनरल हो जाएगा, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स का कोऑर्डिनेट प्लस डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल y का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। किसके लिए, फॉर द आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए, ठीक है। आइसोट्रोपिक मीडियम मींस टू से, देखो आपको ये चीज तो पता लगी 2D फ्लो के लिए होता है, लेकिन इन जनरल जो लैप्लास इक्वेशन है वो किसके लिए होता है, जब भी हमारा सीपेज हो रहा होगा थ्रू अ पोरस मीडियम, होमोजेनियस पोरस मीडियम, तो वो किसके लिए होगा, 2D या फिर 3D के लिए, या फिर 3D के लिए। तो आप जनरल इक्वेशन कौन सा इस्तेमाल करोगे, ये वाला इक्वेशन इस्तेमाल करोगे जब भी आप फ्लो नेट की बात करोगे। लेकिन अभी हम किसकी बात करें, 2D की बात कर रहे हैं। और जो भी हमारा आइसोट्रोपिक हमारा मीडियम है, यानी किसी भी हमारे जो स्पेस है या फिर जो भी मीडियम है जिसमें प्रॉपर्टी क्या रहती है, सेम रहती है। अभी हाँ, यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, दैट इज द परमिबिलिटी। फॉर द, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, फॉर द आइसोट्रोपिक हम कौन सी यहाँ पे प्रॉपर्टी ले रहे हैं, फॉर द सेम आइसोट्रोपिक मीडियम का मतलब क्या है कि जहां पे सेम परमिबिलिटी रहेगी, क्या रहेगी, सेम परमियाबिलिटी जो है वहां पे एग्जिबिट करेगी, दैट विल बी नोन एज द आइसोट्रोपिक मीडियम। समझ में आया आपको, सेम परमिबिलिटी है, दैट इज वाई यहाँ पे क्या है कि जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो परमिबिलिटी यहाँ पे सेम है, ठीक है। मैंने पहले बोला था कि होमोजेनियस भी है और आइसोट्रोपिक की है। अगर यहाँ पे परमिबिलिटी ऑफ द डिफरेंट सेक्शन क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी, तो हम यहाँ पे के को कॉमन नहीं ले सकते और उसको हम डिलीट नहीं कर सकते यहाँ से, मतलब हटा नहीं सकते। ये जो लास्ट की जनरल इक्वेशन आई ना, इससे हम के नहीं हटा सकते। जैसे कि नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए देख लेते हैं, फिर वहां से क्लियर हो जाएगा मेरे को। फॉर अ नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम, फॉर नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम, अब नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए
मैं अब दोबारा से करूं कि यहीं पे लिख देता हूं, यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे क्या है हमारे पास के जो है वो डिफरेंट है फॉर द एवरी केस के लिए हमारे पास के क्या है डिफरेंट है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, हम लिख सकते हैं यहाँ पे के एक्स लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे के वाई लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं के जेड लिखूंगा। अब सिर्फ क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो पूरी इक्वेशन है इससे हम माइनस कॉमन लेके हटा सकते हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये पूरी इक्वेशन किसमें बदल जाएगी, नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए इस तरह से आएगी। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉर द 2D फ्लो के लिए, 2D फ्लो के लिए। 3D के लिए भी लिखना है तो इजी, आपके लिए कुछ भी नहीं, आपको बस 3 यहाँ पे हमारे पास फॉर द नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए क्या है कि एक्स की वैल्यू भी रहेगी डी स्क्वायर एच अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस के वाई डेल स्क्वायर अपॉन एच अपॉन डेल वाई का स्क्वायर। तो ये दोनों केस किसके हो गए हमारे पास, एक तो आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए हो गया जो कि है ये वाला, ठीक है, ये वाला किसके लिए, आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए, और दूसरा जो हमारा क्या है नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए वो क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट केस है, इसलिए यहाँ पे दोनों क्या है आपको मैंने यहाँ पे लिख दिया अच्छे से ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो ये दोनों केस आपको समझ में आ गए, ठीक है, कि मैंने क्या बोला कि जहां पे नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम मींस टू से जहां पे डिफरेंट परमेबिलिटी है, डिफरेंट क्या रहेगी वहां पे, परमेबिलिटी रहेगी, डिफरेंट परमेबिलिटी रहेगी, और सेम परमेबिलिटी मींस टू से कि के एक्स जो है वो के वाई के क्या रहेगा, बराबर रहेगा, ठीक है। ये दोनों केस मैंने आपको बता दी कि डिफरेंट कौन से रहेंगे और सेम कौन सा रहेगा। तो लैपलास इक्वेशन आपको क्लियर हुई, पहले तो लैपलास इक्वेशन क्लियर होनी चाहिए, फिर उसके बाद बाकी चीजें जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो लैपलास इक्वेशन किस तरह से आई, मैंने बोला कि कंटिन्यूटी और डार्सी लॉ को दोनों को ये क्या करता है, फॉलो अप करता है, यानी इन दोनों के बेस पे ये बनती है। तो जनरल फॉर्म मैंने आपको पहले बता दी थी कि इस तरह से जनरल फॉर्म में आप डायरेक्टली से याद कर सकते हो। डेफिनेटली हम क्या करेंगे कि लैपलास इक्वेशन का इस्तेमाल करके हाइड्रोलिक हेड को भी और साथ में हम क्या एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स को भी, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से हम हाइड्रोलिक परमेबिलिटी इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और नॉन आइसोट्रोपिक के लिए और आइसोट्रोपिक के लिए क्या इक्वेशन रहेगी वो दोनों मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। नाउ वी ऑल नो वेरी वेल कि जब हमने ये लैपलास इक्वेशन लिए तो हमने कुछ अजम्पशंस लिए, राइट। जब हमने ये लिए तो इसमें कोई ना कोई हमारे अजम्पशन लिए, तभी हम फ्लोनेट के ग्राफिकल सॉल्यूशन को क्या निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे और चीजें भी लिख सकते हैं, जैसे कि लैपलास इक्वेशन है, अगर हमारा सीपेज, इफ द सीपेज इज टेकिंग प्लेस, इफ द सीपेज इज टेकिंग प्लेस, सीपेज अगर हमारा हो रहा है, ठीक है, इज टेकिंग प्लेस किसमें, इन अ 2D यानी 2 डायमेंशन में बोल सकते हैं। इट कैन बी एनालिसिस, ठीक है, यूजिंग द लैपलास इक्वेशन। क्या, लैपलास इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम सीपेज को, अगर ये सीपेज हो रहा होगा तो लैपलास इक्वेशन 2D में हो रहा होगा, तो हम लैपलास इक्वेशन से क्या कर सकते हैं, उसे लैपलास इक्वेशन से उसे हम एनालाइज कर सकते हैं, जो हमें क्या रिप्रेजेंट कराएगा, विच इज रिप्रेजेंटिंग या फिर which represents the loss of energy, ठीक है, energy head in any resistive medium, क्लियर हो गया। तो यही चीज क्या है हमारी लैपलास इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि अगर जब हम 2D के एनालिसिस कर रहे हैं तो 2D का एनालिसिस के लिए हम फ्लोनेट अगर ड्रॉ करेंगे तो फ्लोनेट ड्रॉ करने के लिए हमें क्या दिखाएगा, वो सबसे पहले कि जो हमारा पोटेंशियल हेड है वो क्या है, जो हेड है हमारा वो हेड क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है हमको, जो भी हमारा डी स्क्वायर एच अपॉन डी एक्स है वो क्या बता रहा है हमको, लॉस ऑफ द एनर्जी हेड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी या फिर ऐसे बोल सकते हैं इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर क्या पर्टिकुलर डायरेक्शन जो भी होगी, यहाँ पे एक्स होगी तो यहाँ पे लिख देना एक्स डायरेक्शन लिख सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं वाई होगा तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर मत लगाना यहाँ पे, ठीक है ना, स्क्वायर नहीं लगाना, ये तो हमारी इक्वेशन में आई है ना स्क्वायर। लेकिन जो डेल एच अपॉन डेल एक्स है ना वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉस ऑफ द एनर्जी हेड इन एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, क्लियर हो गया। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो। सेकंड ऑफ ऑल क्या है, जब हम लैपलास इक्वेशन की बात करें तो इसमें हमने अजम्पशंस लिए। अब यही अजम्पशन अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो आपके लिए और भी ज्यादा फिजिबल रहेगा। तो आई कैन राइट अजम्पशन फॉर द लैपलास इक्वेशन, अजम्पशन इन अ फ्लो नेट अगर हम देखें तो हम क्या बोल सकते हैं, अजम्पशन इन अ फ्लो नेट। यहाँ पे भी फ्लो नेट के लिए भी सेम ही अजम्पशन रहेगी जो लैपलास इक्वेशन के लिए रहेगी। तो कौन कौन सी होगी कि सॉइल जो है होमोजीनियस रहेगी, ठीक है, सॉइल इज होमोजीनियस मीन्स टू से अगर क्ले है तो क्ले ही होगी, है ना, सारी की सारी क्या हो जाएगी, हमारा जो मीडियम है वो क्ले का ही हो जाएगा। अगर सैंड है तो फिर वो सैंड ही हो जाएगी, अगर जो ग्रेवल है तो वो क्या होगी, ग्रेवल ही हो जाएगी। तो सॉइल इज होमोजीनियस मीन्स टू से क्ले रहेगी तो क्ले ही होगी, सैंड होगी तो सैंड ही रहेगी, ठीक है। सिमिलरली एंड आइसोट्रोपिक ऑल्सो, जब भी फ्लो नेट को डिजाइन करते हैं ना तो हम ये अजम्पशन लेते हैं कि जो हमारी सॉइल है वो थ्रू आउट क्या रहेगी, होमोजेनियस रहेगी, यानी क्ले है तो क्ले रहेगी, सैंड है तो फिर सैंड ही रहेगी, ग्रेवल है तो ग्रेवल रहेगी। और आइसोट्रोपिक मींस टू से जब हम उसकी सेम परमेबिलिटी बोले, ठीक है, आइसोट्रोपिक मींस टू से द सेम, ठीक है, आइसोट्रोपिक मींस टू से सेम परमेबिलिटी, सेम, या फिर ऐसे बोले सेम, चलो सेम परमेबिलिटी, ठीक है, आइसोट्रोपिक। सेकंड ऑफ ऑल क्या है, अब पानी है, पानी की जगह पे क्या आएगा हमारा, डार्सी लॉ जो है वहां पे वैलिड ही होगा, डार्सी लॉ इज वैलिड।
डार्सी लॉ वैलिड होगा तभी तो हम ये चीज को प्रूव कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको प्रूव ही नहीं कर सकते। वेलोसिटी वेक्टर को हमने के आई लिखा है तो ये किसकी बदौलत लिखा है? बिकॉज वी नो द डार्सी लॉ कि वेलोसिटी वेक्टर जो होता है, डार्सी वेलोसिटी जो होता है, दैट इज द परमेबिलिटी मल्टीप्लाई विद द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, तभी हमने ये वाली इक्वेशन जो है निकाली है। तो यही बोल सकते हैं कि डार्सी लॉ यहाँ पे क्या होगा? वैलिड होगा। दूसरा क्या है, तीसरा क्या है हमारे पास? दैट इज द सॉइल की जो सॉलिड्स है, सॉइल के सॉलिड्स है प्लस जो हमारा क्या है पोर फ्लूइड, जो हमारा क्या है पोर, जैसे कि यहां पे बोल सकते हैं, और क्या है फ्लूइड, फ्लूइड जो है हमारा इनकम्प्रेसिबल है, फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। इसका मतलब क्या है कि देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम, यहां पे लिख सकते हैं देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम, चेंज इन द वॉल्यूम। ठीक है, क्या क्या बोल रहा है हमको? इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्यों है ये इंपॉर्टेंट? मैं बताता हूं आपको कि सॉइल सॉलिड्स और जो हमारा फ्लूइड है वो क्या है? इनकम्प्रेसिबल है, यानी ना तो वॉल्यूम, ना तो हमारा क्या चेंज नहीं हो रहा है, ना तो हमारा सॉइल सॉलिड्स की वजह से वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ना ही किसी और चीज की वजह से वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ये क्या बताती है हमें कि ये पूरी इक्वेशन हमें क्या बताएगी, सॉरी जो भी हमारी ये थर्ड अजम्पशन है ये हमें आपको क्या बता रही है कि जो भी हमारी बाउंड्री कंडीशन है, जो भी हमारा ये फ्लो नेट है ना, मैंने आपको बताया था कि फ्लो नेट जनरली क्या है, जो भी मैंने एंटायर जो पैटर्न बनाया है इसमें क्या है, जो ब्लू वाली ये क्या है, दीज आर द फ्लो लाइंस, और इक्विपोटेंशियल ड्रॉप क्या है, वो 90 डिग्री यानी ऑर्थोगोनल होती है फ्लो लाइंस के, यानी द एंगल बिटवीन द फ्लो लाइन एंड द इक्विपोटेंशियल ड्रॉप जो है दैट इज द 90। ठीक है, इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन अभी आपको करूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि जो हमारा फ्लो नेट है ना वो क्या है, एक तरह का यूनिक फंक्शन है किसका? बाउंड्री कंडीशंस का। ठीक है, और हमने अजम्पशन में ये ले रखा है जो हमारी बाउंड्री, बाउंड्री कौन कौन सी है, एक तो ये होगी हमारी पहली बाउंड्री और ये होगी हमारी दूसरी बाउंड्री। ठीक है, ये दोनों बाउंड्रीज है। अब ये दोनों बाउंड्रीज चेंज नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही चेंज? क्योंकि हमारे जो सॉइल के सॉलिड्स है ना तो उनका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, और ये जो पानी यहां से फ्लो कर रहा है ना तो ये कंप्रेसिबल है। ठीक है, इनकंप्रेसिबल है ये, सॉरी ये इनकंप्रेसिबल है, मींस टू से ये कंप्रेस नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से वॉल्यूम में जो चेंज है वो नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये वाली बाउंड्री और ये वाली बाउंड्री दोनों क्या रहेगी? फिक्स रहेगी, दोनों फिक्स रहेगी। ये हमारी अजम्पशन है। समझ में आया आपको ये जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया? तो हमारे पास क्या है, इसमें अजम्पशंस जो थी सारी की सारी अजम्पशन हमने कर लिया यहाँ पे। ठीक है, जो भी अजम्पशंस थी मैंने यहाँ पे लिखी ना आपके लिए। कौन कौन सी अजम्पशन है? द अजम्पशन इन द फ्लो नेट क्या लेते हैं हम कि सॉइल जो है वो होमोजीनियस है, क्ले है, क्ले है, सैंड है, सैंड है, आइसोट्रोपिक है, सेम हमारा परमेबिलिटी है, डार्सी लॉ वैलिड है, तभी हमारे पास क्या बोल सकते हैं कि V विल बी इक्वल्स टू Ki। ठीक है, ये चीज आपको मैंने बताई है। सॉइल सॉलिड्स चेंज नहीं हो रहे, फ्लूइड जो है वो कंप्रेसिबल नहीं है, वो क्या है? इनकंप्रेसिबल है, मतलब वो दबेगा नहीं, तो वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया ना? वॉल्यूम में चेंज होगा मींस टू से कि यहां पे लिख सकते हैं कि नो, यहां पे ऐसे लिखते हैं फिक्स बाउंड्रीज। इन शॉर्ट क्या लिख सकते हो आप यहां पे? ब्रैकेट में लिख देना इसको यहां पे कि इन शॉर्ट ऐसे लिख दो, इन शॉर्ट फिक्स्ड बाउंड्रीज। क्या है? फिक्स्ड बाउंड्रीज है। समझ में आया? तो हम जितनी भी क्या लेंगे, जितनी भी हम सारे अभी फ्लो नेट के बारे में पढ़ेंगे, आइसोट्रोपिक हो चाहे नॉन आइसोट्रोपिक हो, उसमें क्या है हमारी जो बाउंड्रीज है वो कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, अगर जो बाउंड्रीज चेंज होगी ना तो ओवरऑल जो हमारा फ्लो नेट बनता है ना वही हमारा चेंज हो जाता है। तो हम नहीं चाहते कि हमारा फ्लो नेट चेंज हो, इसलिए क्या बोल सकते हैं? फिक्स बाउंड्रीज विल बी देयर, जिसकी जो इंप्लाई क्या करेगा हमारे लिए, जो ये बोलेगा कि देयर विल बी नो फिक्स, देयर विल बी फिक्स बाउंड्रीज, दस नो चेंज इन अ फ्लो नेट, दस नो चेंज इन अ फ्लो नेट, फ्लो नेट। इतना समझ में आया? अब फ्लो नेट जनरल में होता क्या है? फ्लो नेट होता है एक तरह का क्या, इट इज द ग्राफिकल मेथड, जो कि क्या है, क्या है ये? इट इज द ग्राफिकल मेथड जो सॉइल या फिर कोई भी हमारी सॉइल हो गई या फिर कोई और भी पोरस मीडियम हो गया, उसके थ्रू जब हमारा पानी जो है वो सीप आउट करता है ना, हमारा जब सीप करता है वो पानी, तो उसको एनालाइज करने के लिए और उसको समझने के लिए ना हम क्या बनाते हैं? फ्लो नेट बनाते हैं। क्या करते हैं? जब भी हमारा पानी सीप करता है किसी भी सॉइल से या फिर कोई भी पोरस मीडियम ले लो, उससे जब हमारा पानी जब सीप आउट करेगा तो हम क्या बनाते हैं? उसको एनालाइज करने के लिए यानी उसको समझने के लिए हम फ्लो नेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फ्लो नेट में दो चीजें होती है, दैट इज द फ्लो, एक तो होती है हमारी क्या? फ्लो लाइंस। कौन सी होती है? एक होती है हमारी फ्लो लाइंस। अब ये फ्लो लाइंस जनरली क्या करती हैं? फ्लो लाइंस जो होती है ना, इनके अलोंग ही हमारा क्या करता है? वाटर जो है वो फ्लो करता है। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं कि अलोंग द फ्लो लाइंस, अलोंग द फ्लो लाइंस हम क्या बोल सकते हैं? जो हमारा एक्चुअल वाटर है, जो हमारा एक्चुअल फ्लो है वो होता है। ठीक है, तो अलोंग द फ्लो लाइंस हमारा एक्चुअल फ्लो होगा, यानी फ्लो की फ्लो जो हमारा होगा कहां से पता लगेगा हमको? फ्लो लाइन से पता चलेगा। और दूसरा क्या होता है? पहला तो ये हो गया, दूसरा होता है हमारा इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, इक्विपोटेंशियल लाइन। ठीक है, अभी तो लाइन की बात करें ना हम, ड्रॉप की। इक्विपोटेंशियल लाइंस, इक्विपोटेंशियल मतलब इक्वि मींस टू से सेम, पोटेंशियल मींस टू से एनर्जी। ठीक है, इक्विपोटेंशियल आपको मैंने बताया, इक्वि मींस टू से सेम। ठीक है, और पोटेंशियल का क्या मतलब है? पोटेंशियल मींस टू से एनर्जी। ठीक है, इन जनरल आप क्या बोल सकते हैं कि जहां इक्विपोटेंशियल लाइन वो इक्विपोटेंशियल लाइन जनरली क्या है, यहां पे जो हमारा हाइड्रोलिक हेड रहता है ना वो सेम रहता है, यानी टोटल हेड जो है हमारा वो क्या रहता है? सेम रहता है। टोटल हेड जो है हमारा सेम रहता है, नॉट अदर हेड। ठीक है, यहां पे क्या है? नॉट अदर हेड, सिर्फ कौन सा वाला हेड? जो हमारा टोटल हेड है ना वो सेम रहेगा। तो यहां पे अगर मैं फ्लो नेट ड्रॉ करूं, अगर मैं एनलार्ज करूं, मैंने ऊपर भी बनाया था ना, तो यहां पे अगर मैं एनलार्ज करके दिखाऊं तो आपको इस तरह से क्या दिखेगा? हमारा फ्लो नेट दिखेगा। सो आई कैन से कि दिस इज द फ्लो नेट, जहां पे आपको एक तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही है ना, और ये कौन सी है? क्या ये स्ट्रेट है? नहीं, ये स्ट्रेट नहीं है, ये क्या है? कर्वी लीनियर है। दीज आर द कर्वी
लीनियर लाइंस, ठीक है। दीज आर नॉट लीनियर, ये क्या है, कर्वी लीनियर्स है। आपको थोड़ी सी क्या देखने को मिलेगी, कर्व में देखने को मिलेगी, जैसे है ना ये थ्रू आउट आपको देखने को किस तरह से मिलता है, जैसे कि नेट होता है ना एक्चुअल में, उसी तरह से देखने को मिलता है। लेकिन ये कौन सा है, हमारा फ्लो वाला नेट है। जो हमारा सीपेज हो रहा है, सीपेज का जब डिस्चार्ज फाइंड आउट करना है, पाइपिंग फाइंड आउट करनी है, तो इन सबसे बहुत ईजिली हो जाता है। दैट इज वाई हम फ्लो नेट का इस्तेमाल करते हैं। यानी इन शॉर्ट आप क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा फ्लो नेट जो हमारा फ्लो हो रहा है, यहां पे बोल सकते हैं कि मीन्स टू से जो हमारा फ्लो है बिलो द डैम, ठीक है, वो क्या है, इज कन्फाइंड है, इज अ कन्फाइंड फ्लो, ठीक है। क्यों, बाउंड्री कंडीशन चेंज नहीं हो रही है, तो हमारा फ्लो ही क्या हो जाएगा, कन्फाइंड फ्लो हो जाएगा। क्लियर हो गया। फ्लो नेट वहां पे ही बनता है ना हमारे, जैसे मैंने ऊपर बताया, यहां पे मैंने आपको बताया ना कि फ्लो नेट बन रहा है। अच्छा, जनरली जो फ्लो नेट है वो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो फ्लो नेट है वो क्या होता है। अब फ्लो नेट शुरू करते हैं। अब इतना समझ में आ गया ना आपको ये सारी असम्पशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज द फ्लो नेट। अब फ्लो नेट क्या है, फ्लो नेट क्या है, जैसे कि हमारा सीपेज हो रहा है, ठीक है, कोई भी हमारा पोरस मीडियम है या फिर हमारी सॉइल है, तो पोरस मीडियम हो गया या फिर हमारी सॉइल होगी। अब इससे क्या है, हमारा पानी जो है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। इस पानी के सीपेज को अगर जो मुझे क्वांटिफाई करना है या फिर मुझे इसे समझना है, एनालाइज करना है, तो इसके लिए ग्राफिकल मेथड होता है, दैट इज बीइंग नोन एज अ फ्लो नेट। और फ्लो नेट क्या है, फ्लो नेट में दो चीजें होती है, दैट इज द फ्लो लाइन, ये चीज मैंने आपको पहले बताई है, और दूसरी क्या है, इक्विपोटेंशियल लाइन। इक्विपोटेंशियल लाइन, इक्वो मीन्स टू से सेम, पोटेंशियल मीन्स टू से एनर्जी, और वो क्या होगी, एक तरह की लाइन होगी, ठीक है। तो ये दो लाइन की मदद से ही हम क्या बनाते हैं, फ्लो नेट बनाते हैं। नेट है, एक तरह का नेट है, जैसे आपने बैडमिंटन नेट देखा होगा, बस उसमें क्या है कि फ्लो की बात की जा रही है, सीपेज की बात की जा रही है। सॉइल के अंदर जब हमारा सीपेज होगा, तो यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है, दैट इज द, एक तो हमारी क्या होगी, फ्लो लाइन होगी, और दूसरा क्या हो गया हमारे पास, दैट इज द इक्विपोटेंशियल लाइन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, ये आपको कर्वी लीनियर लाइंस देखने को मिल रही है, ठीक है। दीज आर द कर्वी लीनियर लाइंस, इनको स्ट्रेट मत समझना, ठीक है। दीज आर नॉट द स्ट्रेट लाइंस, दीज आर द कर्वी लीनियर लाइंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि दीज आर द कर्वी लीनियर लाइंस, ठीक है, कर्वी लीनियर लाइंस, पहला। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हम किसके लिए देख रहे हैं, ये हम आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए देख रहे हैं, आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए देख रहे हैं, ठीक है। ये आपको ड्रॉ करने को नहीं आएगा, ये आपको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं यहाँ पे एनलार्ज करके फ्लो नेट मैंने बनाया था ना ऊपर, इस तरह से मैंने डैम बनाया था। फिर मैंने बोला था कि क्यों हो रहा है सीपेज, बिकॉज देयर इज अ हेड डिफरेंस इज अवेलेबल, और इस हेड डिफरेंस की वजह से क्या है, हमारा सीप हो रहा है पानी, नीचे से सीप हो रहा है हमारा पानी, ठीक है। फिर मैंने इस तरह से बनाया था कि देखो यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में, इफेक्टिव स्ट्रेस कब होगा वो चीज मैंने आपको सब कुछ क्लियर किया है। और इसी तरह से मैंने इसके परपेंडिकुलर एक इक्विपोटेंशियल ड्रॉप बनाया था। और दूसरा क्या पॉइंट बताया था कि दीज टू बाउंड्रीज आर फिक्स्ड, ठीक है। ये जो हमारा फ्लो हो रहा है, ये कन्फाइंड फ्लो हो रहा है, यानी ये दो बाउंड्रीज चेंज नहीं हो रही, हमारा फ्लो नेट चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो बीच में सॉइल है ना, इसके बीच में क्या है, ये सॉइल है सारा, तो ये हमारा सीपेज को दिखा रहा है, और ये क्या हमारी सॉइल है। अब ये सॉइल जो है, इट कंसिस्ट ऑफ अ सेम परमेबिलिटी, आइसोट्रोपिक मीडियम। यहां पे हमने कौन सा यूज किया, आइसोट्रोपिक मीडियम यूज किया है। फिर मैं बताऊंगा आपको कि हमने आइसोट्रोपिक मीडियम यूज किया, यानी जो kx है वो बराबर किसके होगा, ky के होगा। मींस टू से अगर जब मैं x और y कोऑर्डिनेट्स देखूं, अगर मैं यहां पे मैं इसको ड्रॉ करता हूं, अगर मैं x और y कोऑर्डिनेट्स देखूं, जैसे कि यहां पे है, तो ये दोनों क्या है, बिल्कुल सेम है। यू कैन नॉट से कि भाई x जो है वो ज्यादा है और k जो है वो कम है। तो आई कैन से कि जो ky है और जो हमारा kx है वो क्या है, बिल्कुल सेम है, ठीक है, आइडेंटिकल है। दैट इज व्हाई आई कैन से कि kx इज इक्वल टू ky। इसी वजह से क्या है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कर्वी लीनियर स्क्वायर्स देखने को मिलेगा आइसोट्रोपिक मीडियम में। यानी आइसोट्रोपिक मीडियम में आपको इस तरह से क्या देखने को मिल रही है, स्क्वायर्स जो है वो जनरली आपको स्क्वायर्स देखने को मिल रही है, ठीक है। पहले दूसरा क्या है, दूसरा एक तो सबसे पहली बात फ्लो नेट है ना। तो फ्लो, इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैं phi1 phi2 phi3, ठीक है, phi4, दिस इज बीइंग नोन एज अ phi5 एंड phi6 और सो ऑन। जितने भी आपको फ्लो नेट बनाने हैं, जनरली जो इनकी रेंज रहती है वो 3 से लेकर 10 तक रहती है, ठीक है। एनएफ और एनडी की जो हमारी वैल्यू रहती है वो अभी मैं नहीं बता रहा हूं, अभी बस ऐसे इन जनरल सुन लो कि 3 से लेकर 10 तक रहती है, इतनी ज्यादा भी नहीं रहती है, ठीक है। पर आपको जनरल वाइज अगर जब मैं सिखा रहा हूं, तो phi1 दिस इज द phi2, दिस इज बीइंग नोन एज द phi3 एंड दिस इज द phi4, ठीक है। पहला पॉइंट, जो हमारा phi है, दी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम बोलते हैं फ्लो लाइंस। क्या बोलते हैं इसको, फ्लो लाइंस बोलते हैं। अभी जो फ्लो लाइंस है, ये फ्लो लाइंस क्या हम आपको बता रही है, ये फ्लो लाइंस हमें बताती है द डायरेक्शन ऑफ अ फ्लो, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ अ फ्लो, या फिर ऐसा इस तरह से बोल सकते हैं आपकी, जो हमारा फ्लो हो रहा है वो किस मतलब इन्हीं फ्लो लाइन के अलॉन्ग जो है हमारा डायरेक्शन ऑफ फ्लो पॉसिबल होता है। इन जनरल क्या बोल सकता हूं कि phi जो है, दैट इज साई जो है, वो हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, द फ्लो लाइंस को, ठीक है। फ्लो लाइंस को क्या है, फ्लो लाइंस आपको मैंने बता दिया। फ्लो लाइंस क्या है, जनरली एक तरह की इमेजिनरी लाइन है ना, जो हमें को क्या बता रही है, जिसके अलॉन्ग जो है हमारा पानी जो है ना, हमारा पानी जो है, ये क्या है, इसके पीछे की सारी की सारी क्या है, यहाँ पे सॉइल है। तो ये क्या होगी, एक तरह की ऐसी इमेजिनरी लाइन होगी जो हमें शो क्या कर रही है, हमारे को जो पानी का पाथ है ना, उस पाथ को शो कर रही है कौन, फ्लो लाइन शो कर रही है। क्लियर हो गया, पानी के पाथ को फ्लो लाइन क्या करती है, दिखाती है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा, ये जो हमारी फ्लो लाइन है, दीज आर द फ्लो लाइन, जैसे कि ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, दे विल नेवर क्रॉस ईच अदर। ऐसा नहीं हो सकता कि 1 और 2 जो है एक दूसरे को क्रॉस करते, ठीक है, दे विल नेवर क्रॉस ईच अदर। तो ये सब प्रॉपर्टीज
किसके, फ्लो लाइन के। फ्लो लाइन क्या है, जो भी हमारा पानी है सॉइल के अंदर, वो जो उसका पाथ है यानी जो उसका रास्ता है वो कौन शो कर रहा है हमको, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4 कर रहा है, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। दूसरा क्या है कि हमारा पानी के पाथ को शो कर रहा है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो भी दीज आर द फ्लो लाइंस ना, अब आपको पता है कि फ्लो लाइंस की डायरेक्शंस होती है, क्या होती है, दीज आर द डायरेक्शन। अभी डायरेक्शन क्या शो कर रही है, द डायरेक्शन ऑफ अ फ्लो, और वो क्या होगी, हायर हेड से लेकर लोअर हेड की तरफ ही हमारा क्या होता है, पानी जो है फ्लो करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे भी एरो से दिखाया होगा, आपने ध्यान से देखा होगा, तो यहाँ पे आपको एरो देखने को मिल रहा है। तो वैसे ही फ्लो लाइंस में भी क्या होता है, एरोज होते हैं। सो आई कैन से कि फ्लो लाइंस जो है दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज विद द एरोज एंड इट ऑलवेज शोज अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। ठीक है, जो भी हमारा पानी फ्लो कर रहा है सॉइल के अंदर उसको दिखा रहा है। ठीक है, अब फ्लो लाइन समझ में आ गया। ऐसा ही क्या होता है हमारा, दैट इज द फ्लो चैनल। क्या होता है, दीज आर द फ्लो चैनल। अभी जो फ्लो चैनल है ना, ये वो पाथ होता है जो कि दो कॉन्जिक्यूटिव हमारी फ्लो लाइंस के बीच का एरिया होता है। ये जो हमारी दो फ्लो लाइंस है ना, दीज आर द फ्लो लाइंस, इनके बीच के एरिया को ही हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज द फ्लो चैनल। क्या बोलते हैं, फ्लो लाइन इज फ्लो लाइन, और ये क्या है, हमारी फ्लो चैनल है। मींस टू से अगर जो यहाँ पे 4 फ्लो लाइंस होगी तो बताओ फ्लो चैनल कितने हो जाएंगे। मैंने आपको बताया कि दो कॉन्जिक्यूटिव हमारी फ्लो लाइंस के बीच का जो एरिया होगा उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, फ्लो चैनल को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर जो आपसे फ्लो लाइंस पूछी जाएगी तो आपको पता है कि फ्लो लाइंस तो आप काउंट करके लिख सकते हो। ठीक है, तो फ्लो लाइंस क्या होता है, दैट इज इक्वल टू जो भी हमारा फ्लो चैनल होगा ना, फ्लो चैनल होगा माइनस दी 1, फ्लो चैनल प्लस 1 विल बी इक्वल टू द फ्लो लाइन। ठीक है, समझ में आया। और अगर मुझे फ्लो चैनल निकालना है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि फ्लो चैनल विल बी इक्वल टू फ्लो लाइन, इधर ले आओ, तो फ्लो लाइन माइनस दी 1 विल बी द फ्लो चैनल। जैसे कि यहां पे आपको काउंटिंग आनी चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि फ्लो लाइन होगी तो फ्लो लाइन कितने यहाँ पे 1 2 3 4, तो फ्लो चैनल कितने हो जाएंगे 1 2 3, ये नहीं गिनेंगे हम, ऊपर वाले नहीं गिनेंगे, ये वाले गिनेंगे। 1 से शुरू हुआ है 2 3 4, तो फ्लो लाइंस कितनी होगी, 4 फ्लो लाइंस होगी, जो आपको लाइंस दिख रही है ना। तो चैनल कितने हो जाएंगे, जो भी दो कॉन्जिक्यूटिव फ्लो लाइंस के बीच का एरिया होगा दैट इज बीइंग नोन एज अ फ्लो चैनल। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 फ्लो चैनल, दूसरा फ्लो चैनल, तीसरा फ्लो चैनल। ठीक है, समझ में। अभी मैं काउंटिंग बता रहा हूं क्योंकि एनएफ और एनडी के लिए आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्लो चैनल क्या हो गया हमारे पास, जो भी हमारी दो लाइंस है उनके बीच का जो भी हमारा कॉन्सिक्यूटिव एरिया होगा दैट इज बीइंग नोन एज अ फ्लो चैनल। क्लियर हो गया, ठीक है ना, समझ में आया आपको। ये जो भी है, जो भी हमारी फ्लो चैनल होता है ना, ये वाला, ये जो हमारा फ्लो चैनल है, यहाँ पे क्या होता है, जो भी हमारा फ्लो चैनल है इसमें जो पानी है ना वो एकदम बराबर वॉल्यूम पे फ्लो करता है। जो हमारा पानी है यहाँ पे बराबर वॉल्यूम पे फ्लो करता है, यानी द डिस्चार्ज डेल्टा क्यू, अगर जो मैं बात करूं तो इन दोनों फ्लो लाइन के बीच में जो भी डेल्टा क्यू है वो क्या रहता है, सेम रहता है। डेल्टा क्यू क्या, यानी इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा वॉल्यूम, जो भी हमारा वॉल्यूम ऑफ द फ्लो है ना वो क्या रहेगा, सेम रहेगा बिटवीन द phi 1 एंड phi 2। समझ में आया। मींस टू से जब मैं फ्लो चैनल की बात करूं ना, तो फ्लो चैनल वो चैनल है, फ्लो चैनल वो चैनल है जहां पे हमारा वॉल्यूम ऑफ फ्लो जो है, वॉल्यूम ऑफ फ्लो जो है, वॉल्यूम ऑफ द फ्लो जो है वो क्या रहता है, सेम रहता है। यानी इन शॉर्ट इसको और अच्छे तरीके से समझाऊं तो ऐसे बोल सकते हैं कि आपने phi 1 से लेकर phi 2 बनाया, क्लियर हो गया। आपको पता है कि डेल्टा क्यू वहां पे क्या है, डिस्चार्ज है। अब आप phi 3 वहां बनाओगे, phi 3 वहां बनाओगे जहां पे आपको सेम डिस्चार्ज मिल रहा है, जहां पे आपको सेम डेल्टा क्यू मिल रहा है वहीं पे आप phi 3 बनाओगे, और सिमिलरली आप आगे भी इसी तरह से फॉलो अप करोगे। तो आपको मैंने क्या बताया कि फ्लो लाइन क्या है, हमारा जो भी सीपेज हो रहा है उस सीपेज का जो भी पानी है उस पानी का जो भी पाथ है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। और दूसरा क्या है कि phi 1 और phi 2 के बीच में होता है फ्लो चैनल। इन दोनों दो कॉन्जिक्यूटिव फ्लो लाइन के बीच का जो भी एरिया होगा दैट इज बीइंग नोन एज अ फ्लो चैनल। मतलब यहाँ पे कितने फ्लो चैनल है, 1, देखो ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 3, यानी दो कॉन्जिक्यूटिव। अच्छा, आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये जो हमारी दो बाउंड्रीज है ना, दीज आर ऑल्सो नोन एज द फ्लो चैनल। क्यों, देखो ये वाली जो बाउंड्रीज है ये भी हमारी सीधी लाइन है, इस तरह से लाइन है, ये भी इस तरह से लाइन है, तो ये दोनों जो है एक तरह की क्या है, हमारी फ्लो लाइन की तरह एक्ट करती है। दैट इज वाई मैं तीसरे को भी गिन रहा हूं, जैसे यहाँ पे ये वाली सीधी लाइन है, जैसे ये वाली 2 है, ठीक है, इसी तरह से ये भी हमारे पास क्या होगी, 1 होगी। सो आई कैन से कि 1 and 2 ऑल्सो इज ऑल्सो काउंटेड एज अ फ्लो लाइन। समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं कि 1 and 2 ऑल्सो काउंटेड एज अ फ्लो लाइन। तो यहाँ पे भी हमारे पास कितनी आ जाएंगी, 3 हमारे पास फ्लो चैनल आ जाएंगे। अच्छा, मैं क्या बता रहा था, मैं आपको ये बता रहा था कि फ्लो चैनल के बारे में मैं आपको बता रहा था। तो वो क्या हो गया, दो भी कॉन्जिक्यूटिव हमारी फ्लो लाइंस के बीच का जो भी एरिया दैट इज बीइंग नोन एज अ फ्लो चैनल। अब आपको फ्लो चैनल काउंट करना है तो आप क्या करोगे, जो भी आपको सीधी इस तरह से लाइन दिखी जाएगी जैसे कि यहाँ पे है, तो यू कैन काउंट 1 2 3 4 5, या तो आप इस तरह से काउंट करो या फिर क्या बोलो 1 2, इसको करो 1 2 3 4 5 6। अब मैंने क्या बोला कि दीज आर द फ्लो लाइंस, ये जो सीधी सीधी लाइन है दीज आर द फ्लो लाइंस। अब फ्लो लाइंस को -1 कर दो तो दैट इज इक्वल टू 5, तो वही क्या होगा, फ्लो चैनल होगा। क्लियर हो गया, दो पॉइंट हमारे सारे क्लियर हो गए। आज सेकंड ऑफ ऑल क्या बोला मैंने कि डेल्टा क्यू phi 1 phi 2 आपको पता लग गया, डेल्टा क्यू आपको पता लग गया। अब phi 3 आप कहां बनाओगे, psi 3 आप कहां पे बनाओगे, जहां पे आपको सेम डेल्टा क्यू मिल रहा है। क्लियर हो गया। phi 4 कहां बनाओगे, जहां आपको सेम डेल्टा क्यू मिल रहा है वहां पे ड्रॉ करोगे। समझ में आया सारा पॉइंट जो भी मैंने आपको बताया। अगली कौन सी आ गई हमारी, दैट इज द इक्वी पोटेंशियल लाइन।
इक्विपोटेंशियल लाइन कौन सी लाइन होगी, जैसे कि 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6 जो है इक्विपोटेंशियल लाइन है। अब ये क्या हमें शो कर रही है कि इक्विपोटेंशियल लाइन यानी 5 1 फॉर अ पर्टिकुलर 5 1 की मैं बात कर रहा हूं। तो 5 1 में जो भी आप जैसे कि यहां पे क्या लगाओगे, पीजोमीटर लगाओगे, ठीक है, पीजोमीटर लगाओगे। अब पीजोमीटर में क्या मिलेगा आपको, एक प्रेशर की वैल्यू मिलेगी। तो इक्विपोटेंशियल लाइन वो लाइन होगी जहां पे टोटल हेड की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी थ्रू आउट फॉर द पर्टिकुलर फाई लाइन या फिर पर्टिकुलर इक्विपोटेंशियल लाइन, इक्विपोटेंशियल लाइन, इक्विपोटेंशियल लाइन। कोई और हेड नहीं मिलेगा आपको, कौन सा, टोटल हेड जो है वो सेम मिलेगा। अगर मैं यहां पे भी देखूंगा तो यहां पे मुझे जो टोटल हेड की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी फॉर द पर्टिकुलर फाई लाइन के लिए, ठीक है। इक्विपोटेंशियल लाइन के बारे में पता लगे कि इक्विपोटेंशियल क्या है। इक्विपोटेंशियल लाइन हमारी फ्लो लाइन को अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री एंगल पे क्या करती है, क्रॉस करती है। जैसे कि यहां पे देखा ना, अप्रोक्सीमेटली कट किस पे करती है, वो 90 डिग्री के उसमें क्या करती है, ये हमारी कट करती है। क्लियर हो गया। अब ये जो हमारी टोटल हेड है, टोटल हेड क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब आपको पता है कि फ्लो दिस डायरेक्शन में हो रहा है, तो आपको एक सर्टेन जो ड्रॉप है आपको देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं हम क्या, डेल्टा एच, ठीक है। जो भी आपको एक सर्टेन ड्रॉप है, डेल्टा एच जो है हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक लॉस जो है आपको पोटेंशियल में, आपको जो एनर्जी का लॉस है वो आपको देखने को मिलेगा। आपको पता है कि फ्लो किस तरह से होता है, फ्रॉम द हायर हेड से लेकर लोअर हेड की तरफ होता है। तो टोटल हेड जो है वो जनरली क्या रहेगा, हमारा सेम रहेगा फॉर द पर्टिकुलर 5 1। क्लियर हो गया। अब 5 1 और 5 2 आपने ड्रॉ कर दिया। अब 5 3 आप वहां पे ड्रॉ करोगे जहां पे आपको सेम ड्रॉप देखने को मिलेगा, यानी डेल्टा एच जो है सेम आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से आपको डेल्टा एच यहां पे भी देखने को मिलेगा, वैसे ही यहां पे क्या देखने को मिलेगा, आपको डेल्टा एच देखने को मिलेगा। वैसे ही आप क्या ड्रॉ कर सकते हो कि 5 1 और 5 2 के बीच में जो भी हमारा डेल्टा एच आएगा, 5 2 और 5 3 के बीच में भी क्या आएगा, सेम इक्विपोटेंशियल ड्रॉप जो है देखने को मिलेगा। तो वहीं पे हम क्या करेंगे, 5 3 को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक है। समझ में आई इक्विपोटेंशियल लाइन के लिए। और इक्विपोटेंशियल ड्रॉप क्या हो गया, दो भी कॉन्सिक्यूटिव लाइन के बीच में जो भी हमारा ड्रॉप हो गया उसी को इक्विपोटेंशियल ड्रॉप बोलेंगे। सिंपल सी बात है, लाइन के बीच में जो भी ड्रॉप है उसको क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल ड्रॉप बोलेंगे। क्लियर हो गया 5 1 और 5 2 के लिए, ठीक है। तो वैसे क्या होता है कि जो भी हमारा इक्विपोटेंशियल ड्रॉप होते हैं वो क्या होते हैं, जो भी इक्विपोटेंशियल लाइन होगी -1 विल बी द इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। यानी यहां पे अगर जो मैं और एक्सप्लेन करके बताऊं तो इक्विपोटेंशियल जो हमारी लाइन होगी वो क्या है, वो बराबर है जो भी हमारे इक्विपोटेंशियल ड्रॉप है, जो भी इक्विपोटेंशियल ड्रॉप है, ड्रॉप मींस टू से लॉस इन द हाइट, ठीक है, लॉस इन द हेड जो है उसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, प्लस द 1 विल बी द इक्विपोटेंशियल लाइन, ठीक है। और इक्विपोटेंशियल ड्रॉप क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल ड्रॉप जो हो गया दैट इज इक्वल टू इक्विपोटेंशियल जो भी हमारी लाइन रहेगी उससे मैं अगर जो माइनस कर दूं 1 को तो मुझे इक्विपोटेंशियल ड्रॉप मिल जाएगा। सिमिलरली फ्लो चैनल के भी मैंने यही बोला था कि फ्लो लाइन से एक माइनस करूंगा तो मुझे फ्लो चैनल मिल जाएगा, और इक्विपोटेंशियल ड्रॉप जो है वो इक्विपोटेंशियल लाइन माइनस दी 1 विल मुझे क्या देगा, इक्विपोटेंशियल ड्रॉप देगा। समझ में आया आपको। द पोटेंशियल ड्रॉप, आपको पता है कि पोटेंशियल, आपको नहीं पता है तो इक्वी मींस टू से क्या, सेम। इक्वी मींस टू से सेम। पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप का क्या मतलब है कि जो भी हेड का डिफरेंस है किसी भी दो एडजेसेंट इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच में, उसी को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप बोलेंगे। तो इक्वी मींस से सेम पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है हर एक फाई लाइन के बीच में, तभी हमने क्या बोला, इसको इक्विपोटेंशियल ड्रॉप बोला है। और वैसे ही फ्लो चैनल को क्या बोला हमने कि फ्लो लाइन के बीच में जो हमारा जा रहा है, फ्लो लाइन के बीच में जो भी हमारे पास एरिया है उसी को हम क्या बोलेंगे, फ्लो चैनल बोलेंगे। दोनों इंपॉर्टेंट चीज आपको मैंने बता दी कि क्या होता है, ठीक है। इसको मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि जब हम बात करेंगे इसकी, द एरिया बिटवीन द टू एडजेसेंट लाइन्स, सॉरी फ्लो लाइन क्या बोलते हैं हम उसको, इट इज बीइंग नोन एज अ फ्लो चैनल, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लो चैनल बोलेंगे। और क्या बोलेंगे, जो डिस्चार्ज है थ्रू ईच चैनल विल बी सेम, चैनल रिमेन सेम। क्लियर हो गया। यहां पे मैंने ये पॉइंट लिख दिए दोनों। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो हमारे पास क्या है, एरिया, ये हो गया हमारे पास एरिया के लिए हो गया। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे पास कि जो भी हमारे पास क्या है, जो एरिया है बिटवीन द टू एडजेसेंट फ्लो लाइन, कोई भी दो एडजेसेंट फ्लो लाइन है, और साथ में जो एरिया है बिटवीन द टू इक्विपोटेंशियल लाइन इज नोन एज द फ्लो फील्ड। यानी ये वाला पॉइंट, ये वाली चीज क्या होगी हमारी, इट इज बीइंग नोन एज अ फ्लो फील्ड। दिस इज नोन एज अ फ्लो फील्ड, FEIELD, ठीक है ना, FIELD। इट इज बीइंग नोन एज अ फ्लो फील्ड। यानी दो इक्विपोटेंशियल ड्रॉप या दो इक्विपोटेंशियल लाइन और दो इक्विपोटेंशियल एडजेसेंट जो हमारी क्या रहेगी, दो एडजेसेंट इज इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि आपने ये वाली बोली ये दोनों बोली, नहीं, दो एडजेसेंट इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, इक्विपोटेंशियल लाइन या फिर दो एडजेसेंट फ्लो लाइन के बीच में जो हमारे पास एरिया मिलता है दैट इज बीइंग नोन एज अ फ्लो फील्ड। उसको क्या बोलते हैं हम, इट इज बीइंग नोन एज अ फ्लो फील्ड। यहां पे लिख देता हूं कि द एरिया बिटवीन द टू एडजेसेंट, या यहाँ पे लिख दो द एरिया बिटवीन द टू एडजेसेंट हमारी फ्लो लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन इज कॉल्ड एज फ्लो फील्ड। क्या बोलते हैं उसे, इट इज नोन एज अ फ्लो फील्ड, ठीक है। जो कि क्या होती है फॉर द आइसोमेट्रिक आइसोट्रॉपिक जो है, फॉर द आइसोट्रॉपिक मीडियम के लिए वो ऑलमोस्ट क्या रहती है, कर्वी लीनियर स्क्वायर रहती है। क्या रहती है, कर्वी लीनियर
स्क्वायर रहती है, स्क्वायर रहती है। और फॉर द नॉन आइसोट्रोपिक, फॉर द नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम, ट्रॉपिक मीडियम वो क्या रहती है, कर्वीलीनियर, कर्वीलीनियर रेक्टेंगल के फॉर्म में रहती है, रेक्टेंगल के फॉर्म में रहती है। मतलब ये है कि आप इस ये जो हमारी फ्लो फील्ड है, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आइसोमेट्रिक मीडियम था, ये मैंने चीज आपको पहले ही बताई है। तो यहाँ पे जो फ्लो लाइन बन रही है ना, तो वो क्या बन रही है, अप्रोक्सीमेटली आपको कर्वीलीनियर स्क्वायर के फॉर्म में दिख रही है। ठीक है, स्क्वायर के फॉर्म में दिख रही है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ए है और जो हमारा एल है, ठीक है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे है, तो ये वाला जो इसका ए है, यानी ए वाला एरिया है, जो इसका ये वाली लेंथ है, ए है, और जो इसकी क्या है, हमारी लेंथ है, ए एंड जो लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली क्या है, सेम है, ए इज इक्वल्स टू एल है। ठीक है, अब कई बच्चे क्या करते हैं कि उन्होंने देखा कि ए इज इक्वल्स टू एल है और मैंने बोल दिया साथ में कर्वीलीनियर स्क्वायर है, तो वो क्या बोलते हैं कि सर अच्छा ये बात है, तो ये इस तरह से होगी, ये इस तरह से होगी, ये इस तरह से हम फ्लो फील्ड जो है बना देंगे। नहीं, ये बच्चे बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, दीज आर द कर्वीलीनियर, पहली बात। दूसरा, इसका एल, इसका ए वन एल वन, तो ये दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, अब ऐसा नहीं बोल सकते कि ए टू और L2 जो है वो भी सेम है। इसका मतलब क्या है, A2 इज इक्वल्स टू A1 और L1 इज इक्वल्स टू L2, ये बराबर नहीं है, ऐसा नहीं है। हर एक फ्लो फील्ड में, जैसे कि मैंने यहां पे भी ड्रॉ की है, ठीक है, ये आइसोमेट्रिक है, बेशक ही क्या है, आइसोमेट्रिक है, लेकिन आप देख सकते हो यहां पे कि जो हमारा फ्लो फील्ड है उसका हर एक पॉइंट का जो एरिया है और जो ये पॉइंट है, जैसे कि मैंने यहां पे देखा, ठीक है, ये क्या है, ये जो मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे, ये सारे क्या है, अलग अलग है। इसका जो ए है और जो ए एल है वो अलग है, इसका ए एल जो है वो अलग है, इसका जो विड्थ है और जो इसकी लेंथ है वो क्या है, अलग है, इसकी विड्थ और जो इसकी लेंथ है वो अलग है, और ये भी अलग है। यानी आई कैन से कि ए वन इज इक्वल्स टू एल वन, ठीक है, ए टू इज इक्वल्स टू एल टू, बट ए वन इज नॉट इक्वल्स टू ए टू एंड एल वन इज नॉट इक्वल्स टू एल टू। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए कभी भी ऐसे मत समझना कि आप डायरेक्टली स्क्वायर बना दोगे तो आपको मिल जाएगा, नहीं। हर एक फ्लो फील्ड जो है वो डिफरेंट एरिया की हो सकती है, पर जो एक एरिया में जो हमारी विड्थ है और जो इसकी लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली सेम है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, जब भी हम एक सेम सॉइल की बात करते हैं तो सेम सॉइल में जो हमारी पानी फ्लो करता है वो आपको पता है कि के वाई जो है, चाहे वो वाई डायरेक्शन में हो चाहे हमारा एक्स डायरेक्शन में, वो क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, ये चीज मैंने बताई है। लेकिन स्ट्रेटिफाइड सॉइल में अगर जो मैं बात करूं, हमने एक और चीज बताई थी कि जो हमारा परमेबिलिटी रहता है, जो हमारा क्या रहता है, परमेबिलिटी ऑफ द पैरेलल बेड जो रहता है वो क्या रहता है, वो सेम रहता है, और परमेबिलिटी वो क्या रहता है, वो ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू द परमेबिलिटी ऑफ द परपेंडिकुलर सेक्शन। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है कि जो हमारा अब यही चीज आप ध्यान से देख लो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, डिफरेंट सॉइल है, मान लो ये दो सॉइल है, अब यहाँ से क्या है, हमारा पानी फ्लो कर रहा है हॉरिजॉन्टल, बेड के बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, तो ये क्या हो जाएगा, के पैरेलल, यानी जो फ्लो हो रहा है वो बेड के पैरेलल हो रहा है, तो यहाँ पे जो फ्लो होगा के एक्स और यहाँ पे जो फ्लो होगा के वाई, बेशक वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन जब मैं बात करूंगा यहां पे बात करूंगा तो यहां पे क्या हो रहा है, हमारा जो मान लो कि ये डिफरेंट बेड है लेकिन हमारा फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो एक सॉइल का जो परमेबिलिटी रहेगा वो क्या रहेगा, के एक्स रहेगा, दूसरे का क्या रहेगा, के वाई रहेगा। लेकिन इस केस में जो हमारे पास परमेबिलिटी मिलेगी परपेंडिकुलर, वो क्या मिलेगी, जनरली लेस मिलेगी देन द के पैरेलल। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैंने बताया कि स्ट्रेटिफाइड सॉइल में क्या होगा, आपको डिफरेंट परमेबिलिटी यानी ज्यादा रेजिस्टेंस जो है देखने को मिलेगी, लेकिन इसमें कोई भी हमारे को चेंज नहीं देखने को मिल रहा है सॉइल में। दैट इज वाई के पैरेलल जो है, के परपेंडिकुलर क्या रहता है, वो ज्यादा ही रहता है। दैट इज वाई यहां पे जो के वाई की वैल्यू है और जो के एक्स की वैल्यू है, के एक्स क्या रहता है, जनरली ज्यादा रहता है। नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम की बात कर रहा हूं मैं, तो नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम मींस टू से कि जो के है, के की वैल्यू हर एक डायरेक्शन में क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी, हर एक डायरेक्शन में क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी, यानी के एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, अलग रहेगी, और के वाई की वैल्यू क्या रहेगी, हमारी अलग रहेगी। लेकिन आपको ये चीज पता है कि के वाई जो है वो जनरली क्या रहता है, हमारा कम रहता है, और परमेबिलिटी ज्यादा किसमें रहती है, हमारी के एक्स में रहती है। हॉरिजॉन्टल विल बी द मोर परमेबिलिटी एज कंपेयर टू द के वाई। दैट इज वाई नॉन आइसोट्रोपिक में यही चीज क्या हो जाती है, थोड़ी सी स्ट्रेच फॉर्म में देखने को मिलती है। यानी इसको अगर मैं स्ट्रेच करूं इस तरह से, ठीक है, इसको अगर मैं स्ट्रेच करूं इस पूरे उसको, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पे आपको रेक्टेंगल के फॉर्म में देखने को मिलेगा, क्या फ्लो फील्ड जो है आपको रेक्टेंगल के फॉर्म में देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर जब मैं इसको स्ट्रेच करूं तो ये आपको देखने को मिला ना अभी रेक्टेंगल के फॉर्म में, तो अब ऐसे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये इट विल बी रेक्टेंगुलर, कर्वीलीनियर रेक्टेंगुलर इन द नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम, पर आइसोट्रोपिक मीडियम में क्या मिलेगा, हमको स्क्वायर मिलेगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को यहां पे लिख देते हैं, इतना क्लियर होगा हमको ये सारे पॉइंट्स कि कर्वीलीनियर स्क्वायर रहता है और कर्वीलीनियर रेक्टेंगुलर रहता है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है कि एप्लीकेशन ऑफ द फ्लो नेट, ठीक है, या फिर इसकी मैं प्रॉपर्टीज लिख दूं आपको यहां पे, द प्रॉपर्टीज, मैंने यहां पे लिखा भी होगा कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लो नेट, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लो नेट, यहां पे देखो क्या है एप्लीकेशन,
हाँ, ये रही हमारी प्रॉपर्टीज। क्या रहेगी प्रॉपर्टीज कि इक्विपोटेंशियल एंड जी फ्लो लाइंस है वो इंटरसेक्ट करती है एट दी अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री पे हमारी क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। ये दोनों चीजें मैंने आपको बताई है। एरिया बिटवीन द एडजेसेंट फ्लो लाइन इज बीइंग नोन एज अ फ्लो चैनल। ग्रिड सेल इज द स्क्वायर ऑफ आइसोमेट्रिक सॉइल। आइसोमेट्रिक सॉइल के लिए बोल रहा है ये। टोटल डिस्चार्ज सेम थ्रू आउट द ईच फ्लो चैनल। मैंने आपको बताया कि जो भी टोटल डिस्चार्ज आएगा वो सेम रहेगा क्या, थ्रू आउट द ईच चैनल के लिए। ठीक है, इसी तरह से क्या एप्लीकेशन ऑफ द फ्लो चैनल बोली है। और फ्लो इसी तरह से यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया था कि फ्लो नेट जो है उस तरह से यहाँ पे दिखाइए कि φ1 यहाँ पे क्या आ जाएगा, φ1 φ2 ये हो जाएगा φ3 और ये क्या हो जाएगा, φ4 हो जाएगा। इक्विपोटेंशियल लाइन को φ से रिप्रेजेंट करते हैं और साइ से किसको करते हैं, φ1 φ2 φ3 को किससे करते हैं, फ्लो लाइन से करते हैं, फ्लो लाइन से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा क्या है, यहां पे नहीं लिखा है तो यहां पे लिख देता हूं मैं प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ दी फ्लो नेट। जो भी हमारी फ्लो नेट के बारे में मैंने आपको सब कुछ बताया ना यहाँ पे, वही इसकी क्या रहेगी, प्रॉपर्टीज रहेगी। प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लो नेट क्या रहेगी, सबसे पहली बात यहीं पे लिख देता हूं मैं कि सबसे पहले क्या रहेगी, आप ही लिख दो कि जो फाई लाइन है और जो हमारी फाई लाइन है और जो हमारी साई लाइन है, यहीं पे लिख देता हूं मैं, है ना, यहाँ पे लिख देता हूं साइड में इसके। जो भी इसकी प्रॉपर्टीज रहेगी वो क्या है, प्रॉपर्टीज सबसे पहली बात क्या है, जो हमारी फ्लो लाइन है, फ्लो लाइन्स रहेगी, फाई लाइन। ठीक है, फाई लाइन्स एंड और क्या बोलेंगे, जो भी हमारी इक्विपोटेंशियल यानी फाई लाइन्स जो है वो एक दूसरे को मीट कब करती है, मीट ईच अदर ऑर्थोगोनली। क्लियर हो गया, 90 डिग्री एंगल पे मिलती है। सेकेंड ऑफ ऑल क्या है, जो हमारी फ्लो लाइन है, फ्लो लाइन और जो हमारी क्या है, इक्विपोटेंशियल लाइन है। फ्लो लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन जो है आर स्मूथ होती है और क्या रहती है, कॉन्टिन्यूअस कर्व्स में रहती है। ठीक है, क्लियर हो गया। थर्ड ऑफ ऑल क्या है, जो एरिया है, एरिया बिटवीन जो हमारी क्या है, दो एडजेसेंट इक्विपोटेंशियल लाइन एंड एडजेसेंट हमारी क्या रहेगी, एडजेसेंट फ्लो लाइन जो है इज रेफर्ड टू अ फ्लो फील्ड, FIELD, है ना, फ्लो फील्ड। क्लियर हो गया। तो और क्या है, फॉर द आइसोट्रोपिक के लिए ये चीज मैंने आपको बताई है, आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए क्या है वो, दैट इज द अप्रोक्सीमेटली स्क्वायर। ठीक है, कर्वीलिनियर स्क्वायर बोल दो। सेकेंड ऑफ ऑल फॉर द नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए वो क्या है, अप्रोक्सीमेटली नहीं, इज रेक्टेंगुलर। ठीक है, ये समझ में आया। दूसरा क्या है, द लॉस ऑफ अ हेड बिटवीन दो इक्विपोटेंशियल लाइन दैट इज द इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, वो क्या रहता है, हमेशा रिमेन्स सेम या कांस्टेंट बोल लो, कांस्टेंट फॉर ऑल द इक्विपोटेंशियल लाइंस। समझ में आया। और क्या बोले कि जो हमारा फ्लो नेट रिमेन अनचेंज्ड इफ बाउंड्री कंडीशंस आर नॉट अल्टर्ड, यानी उनको अगर जो हिलाया ना जाए तो वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। हमारा जो फ्लो नेट है वो चेंज नहीं होगा। दैट इज फ्लो नेट रिमेन द सेम, फॉर द किसके लिए, फॉर द सेम सेट ऑफ बाउंड्री, कंडीशन। तो ये क्या हो गया, हमारे सारे के सारे प्रॉपर्टीज होगी। कौन कौन सी होगी, एक तो फ्लो लाइन के बारे में होगी कि फ्लो लाइन और इक्विपोटेंशियल एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे काटते हैं, वो एक तरह की स्मूथ कॉन्टिन्यूस है। दूसरा क्या है कि एरिया बिटवीन द टू एडजेसेंट फाई लाइन हो गया, या फिर हमारा क्या हो गया, हमारी फ्लो लाइन होगी वो रेफर किसको करती है, फ्लो फील्ड को रेफर करती है। ये दोनों चीज मैंने आपको बताई है। आइसोमेट्रिक के लिए अप्रोक्सीमेटली स्क्वायर रहता है और नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए वो क्या रहता है, रेक्टेंगुलर रहता है, कर्वीलिनियर रेक्टेंगुलर रहता है। लॉस ऑफ द हेड बिटवीन द टू एडजेसेंट इक्वल लाइन दैट इज द इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, और वो क्या रहता है, सेम रहता है फॉर द फाई लाइन के लिए, फॉर द सेम फाई लाइन के लिए। फ्लो नेट जो है वो सेम रहता है, अगर हमारी बाउंड्री कंडीशन क्या है, चेंज नहीं हो रही, यानी अल्टर नहीं हो रही, तो हमारा क्या रहेगा, फ्लो रेट सेम रहेगा फॉर द सेम सेट ऑफ बाउंड्री कंडीशन। समझ में आए सारी प्रॉपर्टीज। अभी सारी प्रॉपर्टीज है, इनको आप अच्छी अपनी लैंग्वेज में अच्छे से लिख देना। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द, यू कैन से दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लो नेट। ठीक है, दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लो नेट। इसको अच्छे से हैंड राइटिंग में आप लिख लेना।
सिमिलरली यहाँ पे और भी चीज लिख सकते हैं, जैसे कि एक तो ये चीज मैंने आपको बता दी बाउंड्री कंडीशन, इसके साथ एक और पॉइंट लिख दो। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा फ्लो नेट है, जो फ्लो नेट है, इट इज द यूनिक फंक्शन, इट इज द यूनिक फंक्शन ऑफ क्या रहेगा, इट इज द यूनिक फंक्शन ऑफ अ बाउंड्री, BOUNDR बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन, इसका मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये यूनिक फंक्शन ऑफ बाउंड्री कंडीशन क्यों रहता है। उससे पहले एक और चीज कर लेते हैं, दैट इज द, हमारे को सबसे पहले क्या करना है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द फ्लो नेट। तो फ्लो नेट की एप्लीकेशंस क्या है कि कहां कहां यूज हो सकता है। जो हमारा फ्लो नेट है ना, फ्लो नेट कैन बी यूज टू डिटरमाइन द सीपेज। पहली बात तो हमारे को सीपेज फाइंड आउट कर सकते हैं हम इससे। दूसरा क्या कह सकते हैं, दैट इज द सीपेज प्रेशर, सीपेज प्रेशर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तीसरा क्या कह सकते हैं, जो हाइड्रोलिक प्रेशर होता है, जो हमारा हाइड्रोलिक या फिर हाइड्रोस्टैटिक बोलो, हाइड्रोस्टैटिक जो हमारा प्रेशर होता है वो क्या रहता है, हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रहता है। और फोर्थ वन क्या है, एग्जिट ग्रेडियंट को अगर हमें फाइंड आउट करना है, एग्जिट ग्रेडियंट को हमें फाइंड आउट करना है, तो इन सब चीजों के लिए हमारा फ्लो नेट जो है इस्तेमाल होता है। अब एग्जिट ग्रेडियंट क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है इससे, फ्लो नेट से हमें डिटर्मिनेशन ऑफ अ सीपेज करना है। क्या करना है, द डिटर्मिनेशन ऑफ द सीपेज, डिटर्मिनेशन ऑफ द सीपेज। ठीक है, दोनों केस है तो दोनों केस के लिए देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ अ सीपेज। तो सबसे पहले किसके लिए देखते हैं, आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए देखते हैं। किसके लिए देखते हैं, आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए। सो आई कैन से कि फॉर द आइसोट्रोपिक मीडियम, सबसे पहले क्या है, फॉर द आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए, आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए। ठीक है, जिसका ये क्या बोला था, जिसका फ्लो फील्ड क्या है, यहां पे आप इसमें लिख सकते हैं कि फ्लो फील्ड जो है दैट इज अप्रोक्सीमेटली स्क्वायर, राइट, अप्रोक्सीमेटली स्क्वायर है। मीन्स टू से कि ये जो हमारी दो लाइन है, इन दो लाइंस का जो L है और जो A है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, अप्रोक्सीमेटली सेम रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मैं एरिया बोलूं तो इनका एरिया क्या हो जाएगा, किसी भी फ्लो फील्ड का एरिया विल बी इक्वल्स टू, बताओ क्या रहेगा, डेफिनेटली क्या रहेगा वो हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू कि A मल्टीप्लाई बाय द 1। ठीक है, एरिया जनरली एरिया क्या होगा, A मल्टीप्लाई बाय द 1 होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, एरिया इज इक्वल्स टू द विड्थ इनटू द थिकनेस, विड्थ इनटू द थिकनेस होता है ना, ये चीज आपको पता है, विड्थ इनटू द थिकनेस होता है। लेकिन विड्थ तो हमने क्या ले लिया, यहाँ पे A ले ली, और थिकनेस को क्या अज्यूम कर लिया, एज अ 1 हमने अज्यूम कर लिया। आज जनरल अगर आप फ्लो नेट को देखोगे तो जितना हमारा डैम का बेस रहेगा, जैसे कि यहाँ पे, तो इसमें जितना भी हमारा फ्लो नेट होगा वो बहुत बड़ी थिकनेस में होगा, लेकिन हमने क्या माना है उसको, एज अ 1 माना है। क्या माना है उसको, 1 माना है। तो समझ में आया आपको कि हमने यहाँ पे 1 क्यों लिया। तो एरिया विल बी इक्वल्स टू विड्थ इनटू थिकनेस, दैट इज इक्वल्स टू एरिया मल्टीप्लाई बाय A मल्टीप्लाई बाय द 1। A हमने यहाँ पे विड्थ लिया। समझ में आया आपको ये जो मैंने यहाँ पे बताया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आइसोट्रोपिक के लिए जब मैं एक फ्लो चैनल के लिए देख रहा हूं, फॉर अ सिंगल फ्लो चैनल, फॉर अ सिंगल फ्लो चैनल, तो उसके लिए जो हमारे पास डिस्चार्ज की वैल्यू है वो क्या है, डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू, अब हमें डार्सी लॉ से क्या पता है कि परमेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय A मल्टीप्लाई बाय क्या होता है हमारे पास, हाइड्रोलिक इनटू द क्या होता है हमारे पास, द एरिया। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा क्यू किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, परमेबिलिटी क्या रहेगी हमारे पास, K रहेगी, K को K रखते हैं। ठीक है, आई में क्या हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू जो भी हमारा हेड लॉस होता था, हेड लॉस पर यूनिट द लेंथ होता था। क्लियर हो गया, समझ में आया, हेड लॉस पर यूनिट द लेंथ होता था। लेकिन यहाँ पे हेड लॉस क्या है हमारे पास, डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू यानी एक फ्लो चैनल के बीच में जो भी हमारे पास क्या हो रहा है, एक फ्लो फील्ड के बीच में, अगर एक फ्लो चैनल के बीच में अगर मैं देख रहा हूं तो आई कैन से, अगर मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं कि डेल्टा एच जो है वो क्या है, दो इक्विपोटेंशियल ड्रॉप के बीच में, इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच में जो हमारे पास इक्विपोटेंशियल ड्रॉप है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच। तो यहां पे हेड लॉस क्या आ जाएगा उन दोनों के बीच में, दैट इज ऑल्सो डेल्टा एच डिवाइडेड बाय द लेंथ मल्टीप्लाई बाय एरिया, क्या है, द एरिया मल्टीप्लाई बाय द 1। ठीक है, सॉरी A मल्टीप्लाई बाय द 1, द विड्थ मल्टीप्लाई बाय द थिकनेस। क्लियर हो गया। अब हमें क्या पता है कि फॉर द स्क्वायर, फॉर अप्रोक्सीमेटली यहां पे फॉर द आइसोट्रोपिक मीडियम हमें क्या पता है कि जो हमारे पास, हमें क्या पता है कि जो B है, या फिर ऐसा लिखो कि जो A है, क्या है, जो हमारे पास A है वो बराबर किसके, L के बराबर है। तो यहां से A और L दोनों कट जाएंगे तो हमारे पास बचेगा क्या कि डेल्टा Q विल बी इक्वल्स टू द परमेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय द डेल्टा एच। इस तरह से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं, कोई गड़बड़ नहीं है यहाँ पे, जो भी मैंने आपको बताया। ठीक है, अब डेल्टा एच क्या है जनरल में, आप अगर डेल्टा एच को देखोगे तो अगर इन सारे डेल्टा एच को आप एड अप करोगे, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ जैसे मैंने कि हमारे पास जो इक्विपोटेंशियल ड्रॉप है यानी डेल्टा एच जो है, अब ये क्या है, ये सेम है, ये जो हमारे इक्विपोटेंशियल ड्रॉप है ये क्या है, सेम है, और हर दोनों लाइन के बीच में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यानी जो भी हमारी एनर्जी का लॉस है उसको डेल्टा एच से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर मैं क्या करूं, जो भी जितने भी हमारे पास डेल्टा एच है इन सबको मैं मल्टीप्लाई कर दूं, जो नंबर ऑफ हमारी क्या रहेगी, इन सबको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो नंबर ऑफ दी जो भी हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप है उनके साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, यानी एनडी के साथ में मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा टोटल हेड मिल जाएगा। मतलब ये है कि एच इज इक्वल टू जो टोटल हेड है वो क्या है, अगर मैं डेल्टा एच को
मल्टीप्लाई कर दूं जो भी हमारे पास एनडी है, एनडी को यहां पे मैंने आपको बताया कि एनडी क्या है, जैसे यहां पे हम बात करते हैं तो फ्लो चैनल, जो फ्लो चैनल होता है उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एनएफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारा इक्विपोटेंशियल ड्रॉप है उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम एनडी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे करते हैं एनडी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जितने भी हमारे इक्विपोटेंशियल ड्रॉप है उनको मैं एनडी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और जितने भी हमारे एनएफ है उनको मैं फ्लो चैनल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, समझ में आया। अब मैंने बोला कि हर एक इक्विपोटेंशियल ड्रॉप में इक्विपोटेंशियल ड्रॉप कितना हमारे को मिल रहा है, डेल्टा एच मिल रहा है। अब जितने भी हमारे को इक्विपोटेंशियल ड्रॉप मिलेंगे, मान लो 4 है, तो उन सबको अगर जो मैं प्लस कर दूंगा, उन सबको अगर जो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे टोटल ओवरऑल हेड लॉस मिल जाएगा, है कि नहीं। ये क्या है, हम किसी भी फ्लो फील्ड की बात करें ना, किसी भी मतलब ये जो हम फ्लो फील्ड की बात करें, इस फ्लो फील्ड में जो हमारे पास इक्विपोटेंशियल ड्रॉप है वो डेल्टा एच का है, इस फ्लो फील्ड के लिए डेल्टा एच का है, इस फ्लो फील्ड के लिए डेल्टा एच का है। क्लियर हो गया, यानी ये डेल्टा एच, ये डेल्टा एच, ये डेल्टा एच, ये डेल्टा एच, ये क्या हो गया, हेड लॉस हो गया फॉर द पर्टिकुलर फ्लो फील्ड, है ना। अब मुझे ओवरऑल अगर ये हेड फाइंड आउट करना है तो मैं क्या बोल रहा हूं, डेल्टा एच मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4, तो ये 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ओवरऑल हेड जो है वो मिल जाएगा। तो आई कैन राइट कि ओवरऑल हेड अगर जो मुझे चाहिए, तो यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं कि ओवरऑल हेड अगर जो मुझे चाहिए, तो डेल्टा एच क्या हो गया, ओवरऑल हेड अगर जो मुझे चाहिए, तो आई कैन राइट जो भी मेरे पास हेड पोटेंशियल ड्रॉप है मल्टीप्लाई बाय जितने भी मेरे पास इक्विपोटेंशियल ड्रॉप है उनके साथ में अगर जो मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे ओवरऑल क्या मिल जाएगा, टोटल हेड मिल जाएगा। सो आई कैन राइट कि इफ एच बी द टोटल हेड, बी द टोटल हेड लॉस एंड एनडी बी द नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप, देन मैं क्या लिख सकता हूं कि डेल्टा एच इज इक्वल्स टू एच अपॉन एनडी। इस फॉर्म में लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं अभी तक आई भी। मैं बोल रहा हूं कि अगर जिससे मैं मल्टीप्लाई भी कर दूंगा मुझे ओवरऑल हेड मिल जाएगा, अगर मैं इसे डिवाइड कर दूंगा तो मुझे पर्टिकुलर हेड की वैल्यू मिल जाएगी कि ओवरऑल पोटेंशियल हेड कितना है, वो चीज हमें यहां से मिल जाएगी। तो इस पूरी इक्वेशन को किस तरह से मैं चेंज कर सकता हूं, आई कैन राइट कि डेल्टा क्यू विल बी इक्वल्स टू के, तो एज इट इज रहेगा। डेल्टा एच की जगह में क्या लिख सकता हूं मैं, एच अपॉन एनडी, एच अपॉन क्या लिख सकता हूं मैं, एनडी लिख सकता हूं। समझ में आया। तो यहां पे इक्वेशन 1 किस में बदल गई हमारी, इस इक्वेशन में बदल गई, ठीक है। तो अब क्या बोल सकते हैं कि अगर लेट एनएफ क्या है हमारे पास, बी द टोटल नंबर ऑफ फ्लो चैनल, ठीक है। अगर एनएफ क्या है हमारे पास, क्या है हमारे पास, एनएफ जो है वो टोटल नंबर ऑफ फ्लो चैनल है। तो फ्लो चैनल के बीच में क्या हो रहा था, हमने एक पर्टिकुलर फ्लो चैनल को देखा तो उसमें जो है डेल्टा क्यू आ रहा था हमारे पास डिस्चार्ज फॉर द पर्टिकुलर फ्लो चैनल के लिए, ठीक है। अब मुझे ओवरऑल अगर डिस्चार्ज फाइंड आउट करना है, यानी मुझे अगर टोटल डिस्चार्ज फाइंड आउट करना है, टोटल डिस्चार्ज अगर मुझे पता होना चाहिए, तो टोटल डिस्चार्ज थ्रू द कंप्लीट फ्लो नेट, ठीक है, पर यूनिट जो भी हमारी क्या रहेगी लेंथ, तो हम उसको किस तरह से दे सकते हैं, आई कैन से कि जो टोटल डिस्चार्ज है उसमें अगर जो मैं छोटे छोटे जो भी डिस्चार्ज है उनसे अगर जो मैं मल्टीप्लाई कर दूं एनएफ को, तो मुझे टोटल डिस्चार्ज मिल जाएगा। क्लियर हो गया, यानी ऐसे बोल सकता हूं मैं कि क्यू कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द जो भी हमारे पास पर्टिकुलर डिस्चार्ज था किसी भी फ्लो फील्ड का, मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ दी हमारे फ्लो चैनल है, तो हमें टोटल डिस्चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इस डेल्टा क्यू को मैं किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, डेल्टा क्यू कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द ओवरऑल डिस्चार्ज मल्टीप्लाई द टोटल नंबर ऑफ अ फ्लो चैनल, ठीक है। तो इसको मैं इससे रिप्रेजेंट करूंगा तो ये वाली इक्वेशन किस तरह से बदल जाएगी, आई कैन से कि Q इज इक्वल्स टू K मल्टीप्लाई बाय H अपॉन ND मल्टीप्लाई बाय, यहां पे NF था, NF ऊपर आ जाएगा, सो आई कैन से मल्टीप्लाई बाय NF। तो ओवरऑल हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्चार्ज की वैल्यू Q विल बी इक्वल्स टू K मल्टीप्लाई बाय H अपॉन ND, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय NF, ठीक है। इस फॉर्म में हम इसको दिखा सकते हैं, या फिर NF अपॉन ND जो है आप साथ में रख सकते हो, ठीक है। या फिर इसको क्या बोलते हैं, खन्ना की FD, इसको बोलते हैं खन्ना की FD, कैसे, KHNN, क्लियर हो गया, FD। तो इससे आपको ज्यादा इजी रहेगा क्योंकि फ्लो फील्ड ऊपर आएगा और पोटेंशियल ड्रॉप क्या आएगा, नीचे आएगा। इस तरह से भी आप ध्यान रख सकते हो। तो Q विल बी दिस, तो ये जो हमारा NF अपॉन ND है ना, इसको आप साथ में लिख दो, ठीक है, क्योंकि ये शेप फैक्टर भी होता है इसलिए यहीं पे लिख देते हो साथ में। सो आई कैन राइट कि NF अपॉन ND, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। तो हम इस तरह से फ्लो नेट से क्या कर सकते हैं, डिस्चार्ज को फाइंड आउट कर सकते हैं, जब हमें डिस्चार्ज को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं कि NF अपॉन ND इज द शेप फैक्टर, यहां पे NF अपॉन ND द रेशियो, ऐसे लिखो, द रेशियो ऑफ NF अपॉन ND इज नोन एज शेप फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं, शेप फैक्टर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको शेप फैक्टर क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, इट रिफ्लेक्ट्स द ज्योमेट्री, या फिर ऐसा बोल सकते हैं ज्योमेट्री, या फिर क्या बोल सकते हैं, और द लेआउट ऑफ द फ्लो नेट इटसेल्फ, ठीक है।
मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर हमारा हाई एनएफ रहेगा और लो क्या रहेगा हमारे पास, एनडी रहेगा, तो हमारा जो फ्लो नेट की शेप होगी ना, फ्लो नेट की जो हमारी शेप होगी, मतलब हाई एनएफ, यानी जो हमारी फ्लो लाइन है, नंबर ऑफ द फ्लो लाइंस है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, फ्लो लाइंस जो है वो बहुत ज्यादा है, और हमारी एनडी जो है वो बहुत कम है, एनडी हमारे पास क्या है, बहुत कम है। इसका क्या मतलब है, हमारे पास जो सीपेज हो रहा है ना वो क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा थिनर हो रहा है। तो उसके लिए जो सीपेज का पाथ है, आई कैन से कि थिनर सीपेज पाथ। इस केस में मैं क्या बोल सकता हूं कि हमारे पास जो सीपेज का पाथ है वो क्या है, थिनर है, पतला है, मतलब वो थिनर सीपेज पाथ, सीपेज पाथ है। और इस केस में एनएफ और एनडी, अगर एनडी हमारा लो हुआ, मतलब एनडी अगर हमारा लो हुआ और एनएफ ज्यादा हुआ, इसका मतलब क्या है, हमारा क्यू भी क्या होगा, ज्यादा होगा। सो आई कैन इंप्लाई, इससे क्या पता चलेगा मेरे को कि क्यू इज मोर, यानी डिस्चार्ज जो है उस केस में ज्यादा होगा। फ्लो चैनल ज्यादा है, फ्लो चैनल हमारे क्या है, ज्यादा है, नंबर ऑफ द फ्लो चैनल इज मोर, और जो एनडी है उसकी वैल्यू क्या है, कम है, यानी इक्विपोटेंशियल ड्रॉप है। इक्विपोटेंशियल ड्रॉप का क्या मतलब है, यानी हमारे जो हेड लॉस है वो कम हो रहा है। एनएफ ज्यादा है, मतलब हमारा जो फ्लो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है ना। जब हमारा हेड लॉस कम होगा तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, डिस्चार्ज ज्यादा होगा। अगर हमारा हेड लॉस ज्यादा होगा तो क्या होगा, हमारा जो डिस्चार्ज है वो कम हो जाएगा, सिंपल सी बात। तो यही चीज कौन बता रहा है हमको, शेप फैक्टर बता रहा है, ये हमको ज्योमेट्री के बारे में बताएगा। यानी हमारा जो फ्लो नेट है वो ज्यादा क्या होगा, मोर हॉरिजॉन्टल फ्लो, ज्यादा हॉरिजॉन्टल फ्लो हो रहा है यहाँ पे, मोर हॉरिजॉन्टल फ्लो। क्लियर हो गया, ठीक है। और वैसे इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, मोर वर्टिकल फ्लो, ज्यादा वर्टिकल फ्लो हो रहा है। और जहां पे लो एनएफ है और हाई एनडी है, यहां पे डिस्चार्ज की वैल्यू क्या मिलेगी, इज लेस, ठीक है, या फिर लोअर बोलो, है ना, डिस्चार्ज इज लोअर। और सीपेज क्या होगा हमारा, थिकर सीपेज होगा, थिकर सीपेज पाथ। क्लियर हो गया कि शेप फैक्टर क्या हो गया यहाँ पे। तो ये किसके लिए फाइंड आउट किया हमने, आइसोट्रॉपिक के लिए किया हमने, फॉर द आइसोट्रॉपिक मीडियम के लिए, आइसोट्रॉपिक मीडियम के लिए, जहां पे के एक्स की वैल्यू इज इक्वल्स टू के वाई की वैल्यू। क्लियर हो गया, यानी एक्स डायरेक्शन में जो परमिबिलिटी है वो वाई डायरेक्शन की बिल्कुल बराबर है, ऑलमोस्ट बराबर है। लेकिन जब हम नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम की बात करेंगे तो वहां पे तो ऐसा नहीं होता, वहां पे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट विल बी नॉट इक्वल्स टू दिस, यानी के वाई की वैल्यू जो है वो क्या रहेगी, हमारी के वाई की वैल्यू क्या रहेगी, वो कम रहेगी एज कंपेयर टू द के एक्स की वैल्यू। तो वहां पे हम किस तरह से इन सब फॉर्मुलेस को लगाएंगे वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उससे पहले आपको मैं काउंटिंग सिखा देता हूं। जब भी हम फ्लो नेट की बात करते हैं या फ्लो लाइन की बात करते हैं तो यहीं पे देख लो, ठीक है। अब इस केस में बताओ मुझे कितने एनएफ है और कितने एनडी है। मैंने आपको बताया नंबर ऑफ द फ्लो चैनल को कौन बताता है, एनएफ बताता है। यानी यहां पे एनएफ क्या है, इट इज द नंबर ऑफ द फ्लो लाइन, फ्लो नंबर ऑफ द फ्लो चैनल, ठीक है, फ्लो चैनल है, लाइन नहीं है, इट इज नॉट लाइन, ठीक है। और एनडी क्या है, दैट इज द नंबर ऑफ द फ्लो, नंबर ऑफ द इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। समझ में आया। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि फ्लो लाइन से अगर मैं कुछ माइनस करूंगा, यानी फ्लो लाइन से माइनस करूंगा मैं क्या, 1 को, तो मुझे क्या मिलेगा, फ्लो चैनल मिलेंगे। क्लियर हो गया। वैसे ही अगर जो इक्वी पोटेंशियल लाइन से माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेंगे, इक्वी पोटेंशियल ड्रॉप देखने को मिलेंगे। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहीं पे बच्चे क्या कर जाते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। सेकंड ऑफ ऑल एक और चीज मैंने बताई थी कि जो हमारा फ्लो नेट है, हमारा फ्लो नेट इज द यूनिक फंक्शन ऑफ क्या है, बाउंड्री कंडीशन है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारी एनएफ और एनडी जो है वो फिक्स रहेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात क्या है कि इसका मतलब क्या है कि हमारा जो एनएफ है, यानी आई कैन से कि जो फिक्स नंबर ऑफ एनएफ हमें यहां पे मिलेंगे, तो फिक्स नंबर ऑफ एनएफ एंड एनडी जो है वो हमारे को मिलेंगे जब हमारी बाउंड्री क्या है, कन्फाइंड है, बाउंड्री इज नॉट चेंजिंग। तो उस केस में एनएफ और एनडी की वैल्यू भी हमारे पास क्या रहेगी, सेम रहेगी, कि सेम रहेगी, ठीक है। इफ द फिक्स नंबर ऑफ बाउंड्री, इफ वी हैव फिक्स नंबर ऑफ बाउंड्रीज, फिक्स नंबर ऑफ बाउंड्रीज। क्लियर हो गया। अब कैलकुलेशन पे देखते हैं कि एनएफ और एनडी अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। अब यहाँ पे काउंटिंग ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मुझे बताना, आप यहाँ पे मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ फिर पूछता हूँ आपसे। बताओ इस केस में एनएफ कितने हैं और एनडी कितने हैं, इन दोनों केस में एनएफ और एनडी क्या है, पॉज करो फिर बताओ। तो जब हम एनएफ देखते हैं तो फ्लो चैनल को देखना होता है आपको, या तो आप फ्लो लाइन को देख लो। आपको मैंने बताया था कि ये वाली दोनों कौन सी, ऑल्सो इज द फ्लो लाइन। तो आप क्या बोल सकते हो कि 1 ये होगी हमारी क्या, पहली फ्लो लाइन, ये होगी दूसरी फ्लो लाइन, ये होगी हमारी क्या पहली, ये दूसरी फ्लो लाइन, ये होगी तीसरी फ्लो लाइन, और ये क्या होगी, चार फ्लो लाइंस होगी। अगर जो मुझे पता है फ्लो लाइंस, तो फ्लो लाइंस माइनस द 1 विल बी द फ्लो चैनल, ये चीज मैंने बताई थी। तो 4 माइनस 1 विल बी इक्वल्स टू 3, तो यानी फ्लो चैनल कितने यहाँ पे 3 है। अगर जो मुझे इक्विपोटेंशियल देखनी है तो इक्विपोटेंशियल लाइन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा इक्विपोटेंशियल लाइंस। जैसे कि यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास 6 ऐसी क्या है इक्विपोटेंशियल लाइंस है, 6 इज द इक्विपोटेंशियल लाइंस।
ये क्या है, हमारी बाउंड्रीज है। अब ये बाउंड्रीज जो है ये फ्लो चैनल की तरह भी एक्ट करेगी, फ्लो लाइन की तरह भी एक्ट करेगी, और इक्विपोटेंशियल ड्रॉप की तरह भी, इक्विपोटेंशियल लाइन की तरह भी एक्ट करेगी। तो 6 क्या हो गया हमारे पास, इक्विपोटेंशियल लाइन होगी। तो इक्विपोटेंशियल ड्रॉप कितने हो जाएंगे, 6 - 1 यानी 5 जो है इक्विपोटेंशियल ड्रॉप हो जाएंगे। अब मैंने बोला था कि इक्विपोटेंशियल लाइन के चक्कर में मत पड़ना, आप डायरेक्टली इक्विपोटेंशियल ड्रॉप और फ्लो चैनल को डायरेक्टली कैलकुलेट करना। जैसे कि ये होगी 1, ये होगी हमारी 2, ये होगी हमारी 3, तो सीधा पता लग गया फ्लो चैनल कितने हैं, हमारे पास 3 फ्लो चैनल है। क्लियर हो गया। इक्विपोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 डायरेक्टली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 5 हो गया। जैसे कि ये इक्विपोटेंशियल ड्रॉप है ना, बिल्कुल वर्टिकल वाली इक्विपोटेंशियल ड्रॉप हो गए, और ये क्या हो गया, फ्लो चैनल हो गया। तो ये क्या हो गया, 1 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3, है ना। और इक्विपोटेंशियल ड्रॉप कितने हो गए, 1 2 3 4 5, यानी जो बीच बीच के पार्ट है ना उसको देखना है आपको। ठीक है, अब दोबारा से एक और एग्जांपल लेते हैं। अब इस केस में बताओ एनएफ की वैल्यू कितनी है और एनडी की वैल्यू कितनी है, बताओ। इसमें कैलकुलेट करो, पॉज करो, फिर देखो। जब आपको एनएफ कैलकुलेट करना है तो आपको मैंने क्या बताया, फ्लो लाइन के चक्कर में मत पड़ना, सीधा डायरेक्टली कैलकुलेट करना। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया हमारा 5, और ये क्या हो गया हमारा 6 हो गया। यानी एनएफ की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, फ्लो फील्ड कितनी है हमारे पास, सॉरी फ्लो चैनल कितने हैं, दैट इज द 6। और इक्विपोटेंशियल ड्रॉप कितने हो जाएंगे, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 ये हो गया, 6 ये हो गया, 7 ये हो गया। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करना है, 1 2 3 4 5 6, जो भी इन दोनों लाइन के बीच में आएगा वही हमारे को कैलकुलेट करना है। इसको दोबारा से कैलकुलेट करके बताता हूं मैं, अगर जैसे समझ नहीं आया आपको। ठीक है, दूसरे पेन से करता हूं इसको कैलकुलेट, हरे से। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, 1 हो गया, क्या हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया हमारे पास 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, और ये हो गया क्या 7। इन दोनों इन लाइंस के बीच में आपको देखना है। ठीक है, और वैसे ही अगर मुझे कैलकुलेट करना होता क्या, फ्लो चैनल को कैलकुलेट करना होता तो यहीं से देखना पड़ेगा आपको कि 1 2 3 4 5 और 6। समझ में आया किस तरह से कैलकुलेट करना है। अब कैलकुलेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कैसे भी फ्लो चैनल या फ्लो फील्ड आएगी तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा, क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली नंबर्स दे देंगे। ठीक है, जैसे कि बोलेंगे कि क्वेश्चन में आपको सामने लिख दिया जाएगा कि एनएफ की वैल्यू जो है वो 3 है और एनडी की वैल्यू जो है वो 7 है। तो आप डायरेक्टली क्या कर दोगे, उसमें वैल्यू पुट कर दोगे, आप क्या निकालोगे, टोटल डिस्चार्ज जो है इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब मुझे बताना एनएफ और एनडी की वैल्यू, एनएफ और एनडी की वैल्यू मुझे बताओ। जब आपको क्वेश्चन में लिखा है कि यहां पे लिखा है कि नंबर ऑफ फ्लो लाइन इज 3 एंड नंबर ऑफ इक्वी पोटेंशियल लाइन इज 6, बताओ एनएफ और एनडी की वैल्यू, बताओ बताओ। तो जिसने भी हमारे पास एनएफ और एनडी की वैल्यू क्या दी है, फ्लो लाइन कितनी है, फ्लो लाइन है हमारे पास 3। इंपॉर्टेंट क्या है, लाइन है, इट्स अ लाइन। ठीक है, यही हमारा कैच है। यहाँ पे क्या है, लाइन है, यहाँ पे फ्लो, ये क्या है हमारे पास, फ्लो चैनल है, एनडी क्या है, फ्लो इक्विपोटेंशियल ड्रॉप है। सो लाइन और इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, और इसमें कंफ्यूजन मत लेना ना कि एनएफ और एनडी है। तो यू कैन राइट कि फ्लो लाइन क्या होगी हमारे पास 3 है, तो फ्लो चैनल कितने हो जाएंगे, दैट इज द 2। ये अगर जो 6 है तो ये कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो यू कैन राइट कि एनएफ और एनडी की रेशियो कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। समझ में आया आपको। इसी तरह से और भी कई क्वेश्चन आ सकते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लो लाइन और फ्लो चैनल दोनों के बीच में क्या अंतर है। क्लियर हो गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको ये सारा बता दिया। तो आइसोट्रोपिक के लिए तो आपको समझ में आ गया, लेकिन नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए क्या होगा वो देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पे अगर इन सबको मिटा के मैं बताता हूँ आपको। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे जब हम एनएफ और एनडी की बात करते हैं ना, तो इट इज नोन एज द शेप फैक्टर। ये चीज मैंने आपको बता दी है। अब ये एनएफ और एनडी चेंज कब होंगे, जब हमारी बाउंड्री कंडीशंस जो है वो चेंज होगी, तभी हमारे एनएफ और एनडी चेंज होंगे। और ये क्या करेंगे, हमारे फ्लो नेट की जो है एक तरह की आइडेंटिटी है। सो यू कैन राइट कि एनएफ अपॉन एनडी इज ऑल्सो अ आइडेंटिटी ऑफ द फ्लो नेट। ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ द फ्लो नेट। वही चीज मैंने आपको बताई है कि ये क्या है, एक ज्योमेट्री भी है और लेआउट भी है। दूसरा, एक और हमारा क्या रहता है यहाँ पे क्वेश्चन रहता है कि देखो इसकी यूनिट्स क्या है। इसकी यूनिट्स बेसिकली क्या है, क्योंकि यूनिट्स है मीटर क्यूब पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय द मीटर। क्या है ये, मीटर क्यूब पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय द मीटर। ऐसा क्यों, देखो आप क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि यहाँ पे जो क्यू है वो क्यू छोटा क्यों लिया है, कैपिटल क्यों नहीं क्यों लिया। जब हम डार्सी लॉ करते थे उसमें तो कैपिटल क्यू लेते थे। यहाँ पे हम जो क्यू लेंगे ना, क्यू इज इक्वल्स टू जो हमारा क्यू है, जो स्मॉल क्यू है दैट इज द यूनिट लेंथ डिवाइडेड बाय द जो भी हमारा क्यू है दैट इज डिवाइडेड बाय द यूनिट लेंथ। दैट इज वाई इसका क्या है, हमारे यूनिट्स क्या होंगे, मीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर रहेंगे। क्लियर हो गया कि क्यू क्यों नहीं लिया, छोटा क्यू क्यों लिया, क्योंकि क्यू अपॉन दी लेंथ क्या है हमारे पास, हम यहाँ पे यूनिट लेंथ ले रहे हैं। आपको मैंने बताया कि यूनिट थिकनेस ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या हो सकते हैं कि इट इज द यूनिट लेंथ। ठीक है, यूनिट लेंथ दैट इज बाय क्यू अपॉन एल इज इक्वल्स टू द क्यू। और यहाँ पे आप क्यू को किस तरह से लिख सकते हो, इस फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, इसकी यूनिट जो है, यूनिट ऑफ दिस डिस्चार्ज इज मीटर क्यूब पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय द मीटर। ठीक है, समझ में आया ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बता दी। अभी दोनों डाउट जो है वो आपको क्लियर हो चुके हैं यहाँ से। अब केस नंबर 2 कौन सा है हमारे पास, कि केस नंबर 2 है नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए। फॉर द नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि केस नंबर हमारे पास जो बी है वो किसके लिए है, इफ द मीडियम इज नॉन आइसोट्रोपिक, इफ द मीडियम इज नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए जब मैं सॉल्व करूंगा
तो पहले 3-4 इंपॉर्टेंट चीज वो लिख देते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद इसको हम कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको हम लिखेंगे भी।